कहाँ तक हुआ था जी? लाइव कीजिए, लाइव हो गया। बैठिए, यहाँ पे जगह है तो ना बैठिए, इस पे बैठिए ना। चल लाइव हो गया। चलिए, तो ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ पढ़ रहे हैं, और ओरिजिन ऑफ लाइफ को हम समझ चुके हैं कि कैसे जीवन की उत्पत्ति हुई, और जीवन के उत्पत्ति के संदर्भ में जो कई सारे सिद्धांत थे, वैज्ञानिक सिद्धांत थे, वैज्ञानिक सिद्धांत के अलावा भी और कई सिद्धांत थे जिनकी कोई मान्यता अब रही नहीं है, तो उन सारे सिद्धांतों को मिलाकर के एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट प्रतिपादित किए गए हैं और उसको हम समझ चुके हैं। उसके बाद इवोल्यूशन ऑफ लाइफ पढ़े थे। इवोल्यूशन ऑफ लाइफ क्रम विकास, और क्रम विकास ये बतलाता है कि इस पृथ्वी पर नई जाति का उद्भव, ठीक है, नई जाति का उद्भव। बैठने दीजिए, ठंडा है, सट के बैठेगा सर, बैठने दीजिए। हो गया, बैठ गए? हाँ, लाइट जला दीजिए अंधेरे। हो गया, बैठ गए? शुरू करें? लीक गड़बड़ा देते हैं आप लोग। आइए दोस्तों, इवोल्यूशन के बारे में पढ़े थे। इवोल्यूशन हिंदी में इसे कहते हैं क्रम विकास। इसके बारे में पिछले क्लास में हम डिस्कस कर चुके थे, और क्रम विकास की जो मूल भावना है वो हमें यह बताता है कि इस पृथ्वी पर नई जाति का विकास पृथ्वी पर पहले से मौजूद, ठीक है, नई जाति का विकास पहले से मौजूद, पृथ्वी पर पहले से मौजूद जातियों के द्वारा हुआ है, ठीक है ना। तो क्रम विकास इवोल्यूशन हमें यह बतलाता है कि इस पृथ्वी पर जो ढेर सारे सजीवों की जातियां हैं, ये ढेर सारे सजीवों की जातियां कैसे पनपा। तो क्रम विकास हमें यह कहता है कि नई नई जाति जो पनपा है वह पृथ्वी पर पहले से मौजूद जातियों से ही पनपा, यानी एक ही सजीव से दूसरे सजीवों की उत्पत्ति हुई है, ठीक है ना। यानी कि क्रम विकास से सीधा सीधा हमें समझाता है कि इस पृथ्वी पर पहले बंदर आए और बंदर में परिवर्तन होते गया, और धीरे धीरे बंदर से ही एक नई जाति किसका उद्भव हुआ, मानव का। तो क्रम विकास का मतलब यह है कि एक नई जाति का विकास इस पृथ्वी पर मौजूद पहले की जो जातियां हैं उसी से हुआ है। एक बहुत बड़ा प्रश्न आसपास खड़ा हो जाता है और खड़ा होते रहते हैं कि पहले मुर्गी की पहले अंडा, प्रश्न होगा। ध्यान दीजिए, समझने की बात। आज इस प्रश्न को क्लियर कीजिए, ठीक है। आप सुने होंगे, ठीक है, सुने होंगे, गांव सब में चलते रहता अक्सर, ठीक है। गांव का जो संसद है, मचान संसद है, वहां पर यह प्रश्न प्राय उठते रहते हैं, ठीक है, प्राय उठते रहते हैं। और उसमें यह है कि पहले मुर्गी की पहले अंडा, तो इसका उत्तर कौन देगा? इसका उत्तर देगा कौन? क्रम विकास। ना तो पहले मुर्गी आया, ना तो पहले अंडा आया, पहले कोई और आया, और कोई और आया, मतलब उसमें परिवर्तन होते गया और एक दिन वो मुर्गी के रूप में बन गया और अंडा देने लगे। तो यानी क्रम विकास कहता है कि पहले मुर्गी ही पैदा हुआ, किससे? तो किसी और पक्षी से वो निकला होगा, मतलब उसमें परिवर्तन होकर के जिस तरह बंदर मानव बना, उसी तरह कोई अन्य पक्षी जो है वो मुर्गी के रूप में परिवर्तित होता गया। तो क्रम विकास क्या बतलाता है? इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। क्रम विकास का सीधा मतलब है कि नई जाति का विकास पृथ्वी पर पहले से मौजूद जातियों के द्वारा होता है, और एक जाति से दूसरे जाति के विकास होने में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, एक जाति से दूसरे जाति का विकास होने में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है वो है आपका क्या? विभिन्नता। वो आपका क्या? विभिन्नता, वेरिएशन। और इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, वेरिएशन के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि लैंगिक जनन जो होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, उनके जरिए जो संतान उत्पन्न होते हैं उसमें कुछ ना कुछ विभिन्नताएं रहती है, और पीढ़ी दर पीढ़ी वो विभिन्नताएं बढ़ते चली जाती है, और अंत में विभिन्नताएं करोड़ों पीढ़ियों के बाद इतनी अधिक जमा हो जाती है कि एक नई जाति की क्या हो जाती है? उत्पत्ति हो जाती है। तो क्रम विकास के अनुसार एक जाति से दूसरी जाति का विकास होने में, या पहले से मौजूद जाति से नए जाति का विकास होने में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वो क्या है? विभिन्नता है। इसके अलावा दो और चीज महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। दूसरा है आपका प्राकृतिक चयन, दूसरा क्या है? प्राकृतिक चयन, और तीसरा है आपका क्या? अनुकूलन। तीसरा क्या है? अनुकूलन। क्लियर हो गया? क्रम विकास हमें क्या बतलाता है कि पृथ्वी पर सजीवों की जातियां पृथ्वी पर पहले से ही मौजूद सजीवों से हुई है। एक जाति से दूसरे जाति के विकास होने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है? विभिन्नता के अलावा और किसकी महत्वपूर्ण भूमिका? प्राकृतिक चयन और अनुकूलन। अब तो हम समझ गए कि क्रम विकास क्या है, लेकिन सवाल है कि इसे हम साबित कैसे करेंगे? कैसे साबित करेंगे कि क्रम विकास हुआ है? अर्थात हम कैसे साबित करेंगे कि एक जाति से ही दूसरे जाति की उत्पत्ति हुई है? हमें क्रम विकास के क्या प्रमाण है? तो ध्यान दीजिए कि जिस तरह से जीवन की उत्पत्ति के कोई प्रत्यक्ष वैज्ञानिक साक्ष्य अब तक नहीं उपलब्ध हो पाए हैं, ठीक उसी तरह क्रम विकास के भी कोई प्रत्यक्ष वैज्ञानिक साक्ष्य अभी उपलब्ध नहीं है। फिर भी कई ऐसे साक्ष्य मौजूद हैं जो बताते हैं कि नहीं, सच में क्रम विकास हुआ है, अर्थात सच में एक जाति से ही दूसरे जाति का विकास हुआ है। कई ऐसे साक्ष्य। तो आइए अब उन साक्ष्यों को समझने की कोशिश करते हैं जो साक्ष्य हमें बताएगा कि नहीं, सच में पृथ्वी पर क्रम विकास हुआ है। और वो साक्ष्य क्या है? तो पहला साक्ष्य है आपका मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस। मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस यानी कि आकारिकीय साक्ष्य, ठीक है। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? आकारिकीय साक्ष्य। क्रम विकास को साबित करने के लिए सबसे पहला एविडेंस जो हमारे पास वो मॉर्फोलॉजिकल है। मॉर्फोलॉजिकल क्या है कि जब किसी जीव के बाह्य आकृति बहुत अधिक मिलता जुलता है तो हम कहते हैं कि नहीं, इसी जाति से इसका विकास हुआ है।
उदाहरण के तौर पर आप लीजिए कि बंदर या चिंपांजी और मानव में कहीं ज्यादा समानता है कि नहीं? आप बाहर से मानव के शरीर को देख लीजिए, बंदर, चिंपांजी, गोरिल्ला का शरीर देख लीजिए, उनमें कहीं ज्यादा कहीं सारे समानताएं है कि नहीं है? तो पृथ्वी पर ऐसे कई अलग अलग जातियां हैं जिनके बाहरी आकृति को देखने से वे एक समान लगती हैं, और बाहरी आकृति एक समान लगने के कारण यह कहा जा सकता है कि इसी इन मतलब जो आपस में समान होते हैं, तो उसके बारे में कहा जा सकता है कि हो सकता है कि करोड़ों वर्ष पूर्व इनके पूर्वज एक ही रहे होंगे, या हो सकता है कि एक जाति से दूसरे जाति के विकास के क्रम में ये आपस में संबंधित है। जैसे हम कहते हैं कि मानव का विकास बंदर से हुआ है, इसका सबसे बड़ा साक्ष्य मॉर्फोलॉजिकल है कि क्योंकि मानव के कई सारे आकारीय लक्षण या बाहरी लक्षण बंदर से मिलते हैं। उसी तरह यह भी कहा जा सकता है कि कुत्ता और भेड़िया का पूर्वज एक ही रहे होंगे, क्योंकि दोनों में कई ज्यादा समानता है कि नहीं समानता है। तो जब अलग अलग जातियों के आकार, बाहरी आकृति लगभग समान होती है, तो यह माना जाता है कि उन दोनों जातियों के करोड़ों वर्ष पूर्वज एक ही रहे होंगे, या फिर इन जातियों के विकास में वे एक दूसरे से संबंधित रहे होंगे। बिल्कुल समझे कि ना बात को समझे कि ना? मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस क्या पेश करता है? मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस दो चीज पेश करता है, एक कि करोड़ों वर्ष पहले पूर्वज एक ही होगा, बंदर और मानव के कई बाहरी आकृति, मॉर्फोलॉजिकल मतलब बाह्य आकृति, मॉर्फोलॉजिकल मतलब हाँ सजीवों के बाहरी आकृतियों का अध्ययन करना मॉर्फोलॉजी कहलाता है, या मॉर्फोलॉजी विज्ञान की वो शाखा है जिसमें हम सजीवों के बाह्य आकृतियों का अध्ययन करते हैं। तो मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस क्रम विकास के संदर्भ में क्या जानकारी पेश करता है? ये जानकारी पेश करता है कि जिन जिन की आकृति, बाह्य आकृति समान है, हो सकता है कि करोड़ों वर्ष पहले उनके पूर्वज एक ही रहे होंगे। एक चीज ये साबित करता है मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस। दूसरा ये साबित करता है कि अगर एक ही जाति से दूसरे जाति का विकास हुआ है, तो जिनका बाहरी आकृति आपस में काफी मिलते जुलते हैं, तो हो सकता है उसी से उसका विकास हुआ होगा। जैसे हम कहते हैं बंदर से मानव का विकास हुआ है, उसी तरह हम कह सकते हैं कि सियार से ही हो सकता है कुत्ता का विकास हुआ होगा। तो मॉर्फोलॉजिकल भेड़िया से कुत्ता का विकास हुआ होगा। तो मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस यानी कि बाहरी आकृति और बाहरी आकृति कई अलग अलग जातियों के काफी मिलते जुलते हैं, और बाहरी आकृति जब अलग अलग जातियों के काफी मिलते जुलते हैं, तो इस आधार पर अनुमान लगा लिया जाता है कि करोड़ों वर्ष पहले इनके पूर्वज एक रहे होंगे, या जातियों के विकास में ये दोनों एक दूसरे से संबंधित है। ये दोनों एक दूसरे से संबंधित है। ये दोनों कौन? तो जिनके बाह्य आकृति आपस में काफी मेल खाते। पहला एविडेंस समझे। क्रम विकास को साबित करने के लिए दूसरा एविडेंस एनाटॉमिकल है। एनाटॉमिकल एविडेंस, इसको कहते हैं हिंदी में सारी आकारिकी, और एनाटॉमिकल को हिंदी में क्या कहते हैं? शारीरिकी कहते हैं, या शारीरिक कहते हैं, या आप इसको कह सकते हैं कि किसी सजीव के बाह्य आकृतियों का अध्ययन करना मॉर्फोलॉजिकल कहलाता है, और भीतरी भागों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? एनाटॉमिकल कहलाता है। यानी कि शारीरिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम सजीवों के भीतरी भागों का अध्ययन करते हैं, जैसे कि ऊतक का अध्ययन करते हैं, अंग का अध्ययन करते हैं, वो सब किसमें आ जाएगा? एनाटॉमिकल। अब एनाटॉमिकल हमें क्रम विकास के संदर्भ में क्या जानकारी देता है? तो एनाटॉमिकल स्टडी करके किसी भी सजीव के आंतरिक भागों का अध्ययन करके हम यह पता लगा सकते हैं कि पृथ्वी पर किसका विकास पहले हुआ है, किसका विकास बाद में हुआ। मॉर्फोलॉजिकल क्या साक्ष्य देता था? मॉर्फोलॉजिकल साक्ष्य देता था कि करोड़ों वर्ष पहले पूर्वज एक ही रहे होंगे, या जिन जातियों के आपस में काफी मिलते जुलते हैं विकास की प्रक्रिया में वो एक दूसरे से संबंधित रहे होंगे। एनाटॉमिकल हमें यह बतलाता है कि कौन जीव पृथ्वी पर पहले आया और कौन जीव पृथ्वी पर उसके बाद आया। यानी कि अगर हम आंतरिक भागों का अध्ययन करें, सजीवों के आंतरिक भागों का अध्ययन करें, तो जिसका आंतरिक भाग ज्यादा विकसित है वो बाद में आए, और जिसका आंतरिक भाग कम विकसित है वो पहले आए। क्योंकि पृथ्वी पर नियम है कि अधिक विकसित जीव पहले आए और कम विकसित जीव, अधिक विकसित जीव बाद में आए, उससे पहले कम विकसित जीव इस पृथ्वी पर मौजूद। जैसे जीवन की उत्पत्ति भी प्रोकैरियोटिक कोशिका के रूप में हुई थी, बैक्टीरिया के रूप में हुई थी, और बैक्टीरिया की उत्पत्ति के बाद ही इवोल्यूशन चालू हुआ। क्लियर है ना? तो एनाटॉमिकल साक्ष्य क्रम विकास के संदर्भ में हमें यह जानकारी देता है कि कौन जीव पृथ्वी पर पहले आए और कौन जीव पृथ्वी के बाद आए, और एनाटॉमिकल साक्ष्य के आधार पर ही क्लियर हुआ। जैसे कि हम कुछ एग्जांपल लेते हैं। आप मछली को ले लीजिए, मछली को ले लीजिए, मेढक को ले लीजिए, मछली को ले लीजिए, मेढक को ले लीजिए, सांप को ले लीजिए, और बाज को ले लीजिए। यहां पर चार अलग अलग जाति के सजीव है, मछली या मेढक है, सांप है और बाज है। अब आपसे अगर पूछ लिया जाए कि इन सभी जीव में पृथ्वी पर कौन पहले आए, तो मछली, मेढक, सांप, बाज में पृथ्वी पर कौन पहले आए ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा इनके शरीर के आंतरिक भागों का अध्ययन करने से। और जब आप इन चारों अलग अलग जाति के जीव के आंतरिक भागों का अध्ययन करेंगे, तो मछली के जो हृदय होते हैं, मछली के जो हृदय होते हैं वो क्या होते हैं? दो कक्षीय होते हैं। मेढक के जो हृदय होते हैं तीन कक्षीय होते हैं। सांप के जो हृदय होते हैं तीन कक्षीय होते हैं, और बाज यानी पक्षी है, और इसके हृदय क्या होते हैं? चार कक्षीय। तो हृदय के संरचनाओं को अध्ययन करने के हृदय के संरचनाओं का अध्ययन करने से पता चलता है कि सबसे विकसित हृदय किसके पास है? बाज के पास है चार कक्षीय, और सबसे कम विकसित हृदय किसके पास है? मछली के पास है दो कक्षीय है। तो इसका मतलब है कि मछली पहले आए और उसके बाद कौन आए? मेढक के बाद कौन आए? सांप आए। सांप और मेढक दोनों में तीन कक्षीय हृदय है, यानी कि इन दोनों के केवल हृदय का अध्ययन करके ही यह पता नहीं लगाया जा सकता है कि कौन पहले आए। लेकिन अन्य बातों को ध्यान दीजिएगा, तो इस पृथ्वी पर मेढक से ज्यादा विकसित सांप है, क्योंकि सांप इसको पकड़ करके खाया जाता है, और ये बतलाता है कि सांप ज्यादा विकसित है और ज्यादा विकसित बाद में आए। या अन्य कई अंगों का जब हम अध्ययन करेंगे, तो इस पृथ्वी पर पर्यावरण के परिवर्तनों को झेलने में मेढक से ज्यादा सक्षम कौन है? सांप है। यानी कि यह ज्यादा विकसित है, इसीलिए यह मेढक के बाद आए। ज्यादा विकसित जीव बाद में आते हैं, कम विकसित जीव इस पृथ्वी पर पहले आए। तो एनाटॉमिकल एविडेंस हमें क्रम विकास के संदर्भ में यह जानकारी पेश करते हैं कि कौन जीव पृथ्वी पर पहले आए और कौन जीव उसके बाद आए। हम एनाटॉमिकल एविडेंस यानी कि हृदय के अध्ययन करके ये पता लगा लिए हैं कि सबसे पहले इन चार जीव में मछली आए, मछली के बाद मेढक आए, मेढक के बाद सांप आए, सांप के बाद बाज आए। या जंतुओं के विकास के क्रम में आप 5वां नंबर चैप्टर में जैसे जैसे जीवों के बारे में पढ़े थे, विकास की प्रक्रिया उसी प्रकार से आगे बढ़ी है। यानी जंतु में इस पृथ्वी पर सबसे पहले पोरीफेरा आया, पोरीफेरा के बाद इस पृथ्वी पर सिलिंड्रेटा का विकास हुआ, सिलिंड्रेटा के बाद कृमि का विकास हुआ, कृमि के बाद एनिलिडा का विकास हुआ, आर्थ्रोपोडा का विकास हुआ, और सबसे अंत में पक्षी के बाद स्तनधारी का विकास हुआ, क्योंकि स्तनधारी इस पृथ्वी का सबसे विकसित जीव है। तो क्लियर हो गया? मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस क्या जानकारी दिया?
मोर्फोलॉजिकल एविडेंस ये जानकारी दिया कि जिन जिनके बाहरी आकृति मिलते हैं हो सकते हैं करोड़ों वर्ष पहले उनके पूर्वज एक ही रहे होंगे या विकास की प्रक्रिया में दोनों एक दूसरे से संबंधित। एनाटॉमिकल साक्ष्य हमें क्रम विकास के संदर्भ में वो जानकारी नहीं देता जो मोर्फोलॉजिकल देता है। एनाटॉमिकल ये जानकारी देता है कि कौन पहले आया कौन उसके बाद में आया, और पहले कौन आते हैं जो कम विकसित रहते हैं और ज्यादा विकसित जीव उसके बाद आते हैं। क्लियर हो गया। तीसरा साक्ष्य और बड़ी मजबूत साक्ष्य है तीसरा है होमोलोगस ऑर्गेन। होमोलोगस ऑर्गेन इसको हिंदी में कहते हैं समजात अंग। क्या कहते हैं? समजात अंग। सबसे पहले तो यह समझना जरूरी है कि यह समजात अंग है क्या, उसके बाद हम समझेंगे कि यह क्रम विकास के संदर्भ में क्या जानकारी हमें देगा। तो आइए सबसे पहले समजात अंग को समझते हैं। समजात अंग भिन्न भिन्न जीवों के ऐसे अंग, ठीक है, भिन्न भिन्न जीवों के ऐसे अंग जिसकी संरचना और उत्पत्ति क्या हो, समान हो, लेकिन उनके कार्य क्या हो, भिन्न भिन्न हो। उनके कार्य क्या हो, भिन्न भिन्न हो, उसे ही क्या कहते हैं? समजात अंग कहते हैं। भिन्न भिन्न सजीवों के ऐसे अंग जिनकी उत्पत्ति यानी कि ओरिजिन और संरचना में आप आंतरिक संरचना को ले सकते हैं। तो ऐसे भिन्न भिन्न जीवों के अंग जिनकी आंतरिक संरचना और उत्पत्ति समान है लेकिन उनके कार्य क्या है, भिन्न भिन्न है, उसे हम क्या कहते हैं? समजात अंग कहते हैं। यानी कि समजात अंग की संरचना समान होती है और कार्य क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। और ध्यान रखिएगा, समजात अंग का संबंध भिन्न भिन्न जीवों से है, यानी कि एक ही जीव में समजात अंग नहीं है। भिन्न भिन्न जीवों के अंगों को अगर हम देखेंगे तो भिन्न भिन्न जीवों के कई ऐसे अंग हैं जिनकी संरचना बिल्कुल समान है लेकिन उनके कार्य क्या है, अलग अलग है। ऐसे ही अंगों को हम क्या कहेंगे? समजात अंग कहेंगे। उदाहरण के तौर पर लीजिए मानव के हाथ, ठीक है, पक्षी के पैर, घोड़ा का पैर, इनके आंतरिक संरचना को देखिएगा तो बिल्कुल समान है। मानव के हाथ के ऊपरी भाग में यहां से यहां तक केवल एक हड्डी है। अब पक्षी के भी टांग के ऊपरी भाग में केवल कितने हड्डी है? एक हड्डी। मुर्गा खाए होंगे, ठीक है, एक हड्डी। और हाथ के निचले भाग में दो हड्डियां हैं। ठीक उसी तरह घोड़ा के पैर के भी निचले भाग में दो हड्डियां हैं, पक्षी के पैर के भी निचले भाग में दो हड्डियां हैं। यानी कि हूबहू तो नहीं, लेकिन इन मानव के हाथ, पक्षी के पैर और घोड़ा के पैर के आंतरिक संरचना अर्थात इनके हड्डियों को देखिएगा तो बिल्कुल उसकी संख्या लगभग समान है, लेकिन इनके कार्य क्या है, अलग अलग है। मानव अपने हाथ का उपयोग कुछ और तरह से करता है, पक्षी अपने पैर का उपयोग कुछ और तरह से करता है, घोड़ा अपने पैर का उपयोग कुछ और तरह से करता है। इन सभी के कार्य अलग अलग हैं, लेकिन आंतरिक संरचना यानी कि इस संरचना के अंदर जो हड्डी है वो लगभग आपका क्या है, समान है, संख्या तक उसकी समान है। अर्थात ये तीनों क्या है? समजात अंग। तो समजात अंग समझे कि नहीं समझे? समजात अंग की संरचना क्या होती है? संरचना में आंतरिक संरचना, ठीक है, आंतरिक संरचना क्या होती है, लेकिन उसके कार्य क्या होते हैं? तो समजात अंग की सबसे बड़ी विशेषता है कि उनके कार्य क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। उनके कार्य क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। कोई दिक्कत नहीं। अब आइए कि समजात अंग क्रम विकास के संदर्भ में क्या जानकारी देता है। तो समजात अंग क्रम विकास में के संदर्भ में यह जानकारी देता है कि जिन जिन जीवों में समजात अंग है उनके पूर्वज करोड़ों वर्ष पहले या लाखों वर्ष पहले एक ही रहे होंगे। अगर मानव, पक्षी, घोड़ा के पैरों में, घोड़ा में समजात अंग की उपस्थिति है तो समजात अंग हमें इस बात की जानकारी देता है कि हो सकता है कि करोड़ों वर्ष पहले एक ही पूर्वज से ये पैदा हुए होंगे और पर्यावरण की अलग अलग धाराओं में बट करके अलग अलग विकास कर गए। क्लियर हुआ? समजात अंग क्या जानकारी देता है? क्लियर हो गया ना? यानी कि एक तरह से मोर्फोलॉजिकल एविडेंस भी यह जानकारी दे रहा था कि पूर्वज एक रहा होगा, लेकिन मोर्फोलॉजिकल एविडेंस को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं कि नहीं मानेंगे, इसको काहे मान लेंगे, लेकिन समजात अंग ये बात ठोस तरीके से रखता है कि पूर्वज एक ही रहे होंगे। करोड़ों वर्ष पहले भिन्न भिन्न जीवों के पूर्वज एक ही रहे होंगे, इसकी जानकारी मोर्फोलॉजिकल एविडेंस भी पेश करता है। इसको साबित होमोलोगस ऑर्गेन भी कर रहा है, लेकिन होमोलोगस ऑर्गेन काफी ठोस तरीके से इस बात की जानकारी दे देता है कि पूर्वज एक ही रहे होंगे, लेकिन मोर्फोलॉजिकल एविडेंस उतनी ठोस तरह से जानकारी पेश नहीं कर पाता है। यानी कि मोर्फोलॉजिकल एविडेंस को हटाया जा सकता है, लेकिन होमोलोगस में आप भाग नहीं सकते हैं, क्योंकि जो है आपके सामने में प्रत्यक्ष है। यह कैसे संभव है कि घोड़ा के टांग में जितना हड्डी होगा उतना ही मानव के हाथ में होगा? यह कैसे संभव है? यह ऐसे संभव है कि हो सकता है करोड़ों वर्ष पूर्व इन सबके पूर्वज एक ही होगा और वो अलग अलग दशाओं में सबको पैदा कर दिया होगा। चलिए, 3 साक्ष्य पेश हो गया। तीनों साक्ष्य को समझे कि नहीं समझे? अभी हम वो साक्ष्य पेश कर रहे हैं जो साबित कुछ हद तक करने में सक्षम है कि नहीं सही में इस पृथ्वी पर क्रम विकास हुआ है, अर्थात सही में इस पृथ्वी पर नई जाति का विकास पहले से मौजूद जातियों के द्वारा ही हुआ है। और चौथा साक्ष्य भी एकदम बहुत ही मजबूत साक्ष्य है और यह है आपका एनालोगस। इसको क्या कहते हैं? समरूप अंग, या समरूप को असमजात भी कहते हैं। क्या कहते हैं? असमजात भी कहते हैं। ठीक है, एक समजात अंग में थोड़ा सा चमगादड़ पक्षी एक साथ आ गया है, चमगादड़ को हटा दीजिए। हाँ, काट दीजिए। समजात अंग में एक एग्जांपल चमगादड़ का पेश किया गया ना, उसको हटा दीजिए। हटा दिया? ऑनलाइन वाले सब भी हटा दीजिए। समजात अंग के एग्जांपल में जो चमगादड़ का एग्जांपल पेश किया गया है उसको आप हटा दीजिएगा। समजात में भी एग्जांपल है, समजात की हम बात कर रहे हैं, समरूप की नहीं। समरूप वाला काट दिए। चलिए ध्यान से सुनिए, पहले बातों को सुनिए। अभी तुरंत हम समजात अंग के बारे में पढ़े ना, होमोलोगस में चमगादड़ का एग्जांपल है। होमोलोगस यानी कि समजात अंग में चमगादड़ का एग्जांपल काट देना है। समरूप अंग में भी चमगादड़ है, उसको नहीं काटना है। आइए समरूप अंग एनालोगस ऑर्गन किसे कहते हैं? एनालोगस ऑर्गन किसे कहते हैं? ध्यान दीजिए, समजात अंग के बारे में समझ गए। समजात अंग के कार्य भिन्न भिन्न होते हैं, संरचनाएं समान होती है, आंतरिक संरचनाएं समान होती है। एक मिनट, नहीं छोड़ दीजिए। अब समरूप अंग क्या है? समरूप अंग भिन्न भिन्न जातियों के ऐसे अंग, भिन्न भिन्न जातियों के ऐसे अंग जिनकी संरचना क्या हो, भिन्न हो, जिसकी आंतरिक संरचना क्या हो, भिन्न हो, लेकिन उनके कार्य क्या हो,
समान उनके कार्य क्या हो, उसे क्या कहते हैं, समरूप। तो भिन्न भिन्न जंतुओं के ऐसे अंग, भिन्न भिन्न जंतुओं के ऐसे अंग जिनकी संरचनाएं भिन्न होती है लेकिन कार्य क्या होते हैं, समान होते हैं, उसे हम समरूप या और समजात अंग कहते हैं। एग्जांपल के तौर पर आप देखिए, आप पक्षी के पंख को देखे होंगे, पक्षी के पंख, मच्छर देखे है ना, ठीक है, मच्छर के पंख, मच्छर के पंख, उसके अलावा तितली देखे है ना, तितली के पंख। इन सब के पंखों को देखे हैं अगर, तो निश्चित कह सकते हैं कि तीनों के पंख के कार्य समान है। पक्षी भी अपने पंख के सहायता से उड़ते हैं, मच्छर भी अपने पंख के सहायता से उड़ते हैं, तितली भी अपने पंख के सहायता से उड़ते हैं। यहाँ जो भिन्न भिन्न जीवों के अंग हैं, पंख पंख पंख, इन सब के कार्य समान है, सभी अपने पंखों के सहायता से हवा में उड़ते हैं। लेकिन इन तीनों के पंखों की संरचना पर अब जब आप गौर करिएगा तो निश्चित ही आप कह सकते हैं कि इनके पंखों की संरचना क्या है, भिन्न भिन्न। इनके पंखों की संरचना क्या है दोस्तों, भिन्न भिन्न समान है। क्या जिस तरह की संरचना वाली पंख पक्षी को है, क्या उसी तरह की संरचना वाली पंख मच्छर के पास है, क्या उसी तरह की संरचना वाली पंख तितली के पास है? बिल्कुल नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि कार्य समान है, संरचना भिन्न। इसका मतलब है कि ये तीनों अंग जो है समरूप अंग है, ये तीनों अंग जो है समरूप अंग है। और समरूप अंग जो है निकटगामी विकास को दर्शाता है। किसको? निकटगामी विकास को दर्शाता है। और समरूप अंग यह भी बतलाता है कि इन सबके पूर्वज एक नहीं थे, इन सबके पूर्वज क्या थे, अलग अलग थे, लेकिन विकास काफी निकट निकट हुआ। यानी कि जब पृथ्वी पर पक्षी का विकास हुआ होगा तो उसी के आसपास यानी बहुत कम समय के अंतराल में किसका विकास हुआ होगा, मच्छर का विकास हुआ होगा। उसी कम समय के अंतराल में पृथ्वी पर किसका विकास हुआ, तितली का विकास हुआ। तो समजात अंग हमें इस बात की जानकारी देता है कि पूर्वज एक रहे होंगे, और काफी ठोस तरीके से समजात अंग इस बात को पेश करता है कि पूर्वज एक रहे होंगे। ठीक उसी तरह समरूप अंग इस बात की जानकारी काफी ठोस तरीके से रखता है कि जिन जिन में समरूप अंग है उनका पूर्वज तो एक नहीं रहा होगा। लेकिन समरूप अंग की सबसे बड़ी खासियत है कि यह बतलाता है कि विकास काफी निकट निकट हुआ है जिन जिन में समरूप अंग है। क्लियर हो गया? तो निकटगामी विकास को दर्शाता है समरूप अंग, निकटगामी विकास को। तो इस पृथ्वी पर क्रम विकास हुआ है, अर्थात इस पृथ्वी पर एक ही नई जाति का विकास पृथ्वी पर मौजूद पहले जो जातियां थी उससे हुआ है। इसके संदर्भ में आप कितने साक्ष्य पेश कर चुके हैं? 4 साक्ष्य पेश कर चुके। 4 साक्ष्य में मोर्फोलॉजिकल ये बतलाता था कि पूर्वज एक रहे होंगे, एनाटॉमिकल ये बतलाता था कि कौन पहले विकास किया, कौन बाद में विकास किया, समजात अंग ये बतलाता कि हो सकता है कि पूर्वज एक रहा होगा, और समरूप अंग इस बात की जानकारी दिया कि विकास काफी निकटगामी हुआ है। अब जो साक्ष्य पेश करेंगे वो अब तक का सबसे ठोस साक्ष्य होगा, ठीक है ना? क्रम विकास की अदालत लगा हुआ है और गवाह पेश करें। कितना गवाह? 4 हो गया। लेकिन चारों गवाह जो अब तक पेश हुआ है क्रम विकास सही में हुआ है, उस पर उसको आप कह सकते हैं कि एक दृष्टिकोण से नहीं भी माना जा सकता है। लेकिन अब जो साक्ष्य पेश होगा क्रम विकास को साबित करने के लिए वो बिल्कुल अब तक चारों साक्ष्य से सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य है। और वो कौन है? तो वो है दोस्तों वेस्टिजियल ऑर्गन। वेस्टिजियल ऑर्गन, इसमें कोई लफड़ा नहीं हुआ है तो हुआ है, ठीक है। इसको कहते हैं अवशेषी अंग। इसको क्या कहते हैं दोस्तों? अवशेषी अंग। सबसे पहले समझना कि अवशेषी अंग है क्या। तो हमारे शरीर में कई ऐसे अंग मौजूद हैं जिनके कोई कार्य नहीं है। हमारे शरीर में या भिन्न भिन्न जीवों के शरीर में कुछ अंग ऐसे उपस्थित है जिनके कोई कार्य है ही नहीं। उल्टे हुए अंग हमारे शारीरिक संरचना में रहकर शरीर के लिए कोई खतरा उत्पन्न कर सकते। तो शरीर में उपस्थित ऐसे अंग जिनकी शरीर में कोई उपयोगिता नहीं है, उन अंगों को काटकर हटा देने पर भी शारीरिक कार्य में किसी भी तरह की कोई गड़बड़ियां उत्पन्न न हो तो उसे क्या कहते हैं? अवशेषी अंग कहते हैं। क्या कहते हैं? अवशेषी अंग कहते हैं। जैसे कि बाल हो गया, नाखून हो गया, ठीक है, बाल हो गया, नाखून हो गया, कॉकिक्स हो गया, कॉकिक्स, अपेंडिक्स, ये मानव के शरीर के ऐसे अंग है जिसको काटकर हटा दीजिए तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बाल काटकर हटा देंगे कोई फर्क नहीं होगा, नाखून भी हटा देने से कोई फर्क नहीं आएगा शारीरिक कार्य में। कॉकिक्स रीढ़ की अंतिम हड्डी है। कॉकिक्स क्या है? रीढ़ की अंतिम हड्डी है, और रीढ़ की अंतिम हड्डी कॉकिक्स है। और इसकी उपयोगिता केवल उसमें है जिसमें पूंछ होता है। जिन जानवरों में पूंछ होता है वो पूंछ किसे लगे होते हैं? कॉकिक्स। अब मानव में पूंछ नहीं होता है लेकिन पूंछ वाला हड्डी मौजूद है, कॉकिक्स। इसका मतलब साफ है कि मानव के पूर्वज को पूंछ था, इसलिए वो हड्डी है। क्लियर है ना? तो अपेंडिक्स। तो दोस्तों अवशेषी अंग क्या समझ गए ना? अब अभी भी है अवशेषी अंग क्या समझ लेना आप। अवशेषी अंग जीवों के शरीर में उपस्थित ऐसे अंग हैं जिनके कोई कार्य नहीं है, उल्टे वो हानि पहुंचा सकते हैं। लेकिन सवाल है कि जब उनके कोई कार्य नहीं है तो फिर यह है क्यों? तो इसका मतलब है कि करोड़ों वर्ष पहले हमारा अगर कोई पूर्वज था तो उसमें ये अंग काम कर रहे थे। धीरे धीरे पर्यावरण परिवर्तन होते गया और इस अंग की उपयोगिता खत्म होती गई और ये अंग निष्क्रिय पड़ते गए, और आज हमारे शरीर में किस रूप में मौजूद है? अवशेषी। तो अवशेषी अंग चीख चीख कर बता रहा है कि मानव के पूर्वज को पूंछ था, और अगर मानव के पूर्वज को पूंछ नहीं था तो फिर मानव के शरीर में ये कॉकिक्स है कैसे? ठीक है ना? तो अवशेषी अंग क्रम विकास को ठोस तरीके से प्रमाणित करता है, क्योंकि ये अंग तो प्रत्यक्ष हम देख रहे हैं। और अगर हमारे शरीर में ऐसे अंग है और उसकी कोई उपयोगिता ही नहीं है तो वो है क्यों? तो एक ही उत्तर प्राप्त होता है कि करोड़ों वर्ष पहले पूर्वज में ये अंग काम कर रहे थे, और करोड़ों वर्ष बाद पर्यावरणीय परिवर्तन होते होते आज इन अंगों की उपयोगिता नहीं रह गई है। क्लियर हो गया ना? ये अवशेषी अंग ये भी साबित करता है कि मानव के पूर्वज पूंछ वाला था। क्लियर है कि नहीं? समझ गए कि नहीं? तो अवशेषी अंग समझ गए? हाँ, पिन्ना है। पिन्ना देखिए कौन के बारी बात को क्या कहते हैं? आपको क्या लगता है यहाँ से कौन काट कर हटा देंगे तो आदमी बहरा हो जाएगा? नहीं होगा बहरा, एकदम नहीं होगा बहरा। ठीक है, क्लियर हो गया? बात समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? तो अवशेषी अंग समझ गए? तो अब तक कितने साक्ष्य पेश कर चुके हैं? 5 साक्ष्य में अगर सबसे मजबूत साक्ष्य है तो वो सबसे मजबूत साक्ष्य कौन है? अवशेषी अंग। अवशेषी अंग चीख कर कहा कि करोड़ों वर्ष पहले कोई ना कोई पूर्वज तो था। अगर करोड़ों वर्ष पहले कोई पूर्वज नहीं था तो फिर ये सब अंग कर क्या रहा है शरीर में? है कि ना है? एकदम। अगला साक्ष्य है एम्ब्रियोनिक कंपैरिजन। एम्ब्रियोनिक कंपैरिजन।
इंद्रियों को हिंदी में क्या कहते हैं? भ्रूण कहते हैं। अब भ्रूण क्या है? तो लैंगिक जनन की प्रक्रिया में जीवों का विकास कैसे होता है ये आपको पता है ना? है? जैसे लैंगिक जनन की प्रक्रिया में अपेंडिक्स के बारे में बताया, अपेंडिक्स के बारे में 6 नंबर चैप्टर में बताए थे। छोटी आंत और बड़ी आंत जहां एक दूसरे से मिलते हैं, उसी मिलन स्थान पर उंगली के समान एक संरचनाएं होती है जिसे अपेंडिक्स कहते हैं। वहां एक और संरचनाएं होती है सीकम। तो सीकम और अपेंडिक्स अवशेषी अंग है और ये अंग छोटी आंत और बड़ी आंत के मिलन स्थान पर होती है और इसकी कोई उपयोगिता नहीं है। उल्टे कभी कभी अपेंडिक्स में भोजन के कण फंस जाते हैं तो तेज पेट दर्द का सामना करना पड़ता है और उसी स्थिति में कभी कभी अपेंडिक्स को काटकर हटाना पड़ता है। अगला साक्ष्य है एम्ब्रियोनिक कंपैरिजन, यानी कि भ्रूणों का तुलनात्मक अध्ययन। लेकिन सवाल है कि यह भ्रूण है क्या? तो भ्रूण लैंगिक जनन के दौरान भिन्न स्थितियों में जो भिन्न स्थितियां आती हैं वही में एक स्थिति है भ्रूण। और आप भूल चुके हैं तो एक बार आते हैं रिप्रोडक्शन तो हम पढ़े हैं, जैसे कि मानव रिप्रोडक्शन में मेल गेमिट क्या होते हैं, स्पर्म और फीमेल गेमिट क्या होते हैं, ओवा। दोनों आपस में फर्टिलाइज होकर के क्या बनाते हैं? जायगोट बनाते हैं। जायगोट विकास करके क्या बनाते हैं? एम्ब्रियो बनाते हैं, यानी क्या बनाते हैं? भ्रूण। और भ्रूण जो है वो विकास करके बनाते हैं गर्भ, ठीक है, गर्भ विकास करके बनाते हैं शिशु। तो मानव की विकास प्रक्रिया कुछ इस तरह से है। तो भ्रूण क्या है? तो लैंगिक जनन में जायगोट एक कोश की संरचना है। जायगोट जब बहुकोश की संरचना में बनते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? भ्रूण कहलाते हैं। तो एक वैज्ञानिक थे, एक दार्शनिक थे और वैज्ञानिक भी थे जिनका नाम था हिकेल। क्या नाम था दोस्तों? हिकेल नामक साइंटिस्ट ने भिन्न जीवों के भ्रूण के विकास का अध्ययन किया। भिन्न जीवों के भ्रूण के विकास का अध्ययन किया। कौन? हिकेल ने। तो एक साइंटिस्ट थे या एक दार्शनिक थे, हिकेल थे। कौन थे? जर्मनी के, बिल्कुल जर्मनी के थे। तो जर्मनी के बहुत बड़े दार्शनिक हिकेल का नाम इससे पहले भी आप पढ़े थे। सबसे पहले 2 किंगडम को 3 किंगडम किसने किया था? हिकेल। लिनियस के जो प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम था, आगे चलकर उसमें हिकेल ने प्रोटिस्टा किंगडम जोड़ करके 3 किंगडम वाला वर्गीकरण पेश किया था। हालांकि अभी 5 किंगडम वाला वर्गीकरण चल रहा था। तो हिकेल ने अलग अलग सजीवों के जातियों के भ्रूण के विकास का अध्ययन किया कि भ्रूण का विकास यानी भ्रूण कैसे परिवर्तित होते हैं शिशु में। इसका अध्ययन किया हिकेल ने। और कई अलग अलग सजीवों के भ्रूण के विकास का अध्ययन करके हिकेल ने एक थ्योरी पेश की। और हिकेल का थ्योरी था दोस्तों रिकैपिटुलेशन थ्योरी। ठीक है, भिन्न जीवों के भ्रूण के विकास का अध्ययन करके जर्मनी के प्रसिद्ध दार्शनिक एवं वैज्ञानिक हिकेल ने एक थ्योरी का प्रतिपादन किया और इस थ्योरी का नाम पड़ा रिकैपिटुलेशन थ्योरी, या हिंदी में इसे कहते हैं पुनरावृत्ति का सिद्धांत। क्या कहते हैं? पुनरावृत्ति का सिद्धांत। अब यह सिद्धांत क्या कहता है? यह सिद्धांत कहता है कि सजीवों के भ्रूण का विकास ठीक उसी तरह होता है जिस तरह करोड़ों वर्ष पहले उनके पूर्वज के भ्रूण का विकास हुआ था। बात समझे कि नहीं? यानी कि एक सजीव के भ्रूण के विकास उसके पूरे पूर्वजों के इतिहास की पुनरावृत्ति करता है। यानी कि अगर आप रिकैपिटुलेशन थ्योरी को मानिए तो रिकैपिटुलेशन थ्योरी कहता है कि अगर 2 अलग अलग जातियों के भ्रूण के विकास की प्रक्रिया समान है तो यह माना जा सकता है कि उनके पूर्वज करोड़ों वर्ष पहले एक ही होंगे। हमने क्या किए? अलग अलग सजीवों के जातियों के भ्रूण के विकास का अध्ययन किए और उस अध्ययन के दौरान अगर हमें यह पता चला कि किन्हीं 2 सजीवों के भ्रूण का विकास एक ही समान तरीके से होता है तो इसका मतलब है दोस्तों कि उन सबके पूर्वज करोड़ों वर्ष पहले क्या रहे होंगे? एक ही रहे होंगे। आप स्तनधारी को ले लीजिए, मेमेलिया को ले लीजिए, मेमेलिया में एक हाथी ले लीजिए, घोड़ा ले लीजिए और मानव ले लीजिए और तीनों के भ्रूण को निकालकर आपके सामने रख देगा, एक मानव के भ्रूण, एक हाथी के भ्रूण, एक घोड़ा का भ्रूण, तो आप अंतर नहीं कर पाइएगा कि किसका भ्रूण है, कौन हाथी का है, कौन मानव का है, कौन घोड़ा का। इतनी ज्यादा समानताएं हाथी घोड़ा या सभी स्तनधारी के भ्रूण को अगर हम देखें, सभी स्तनधारी के इंद्रियों को अगर देखें तो उनकी संरचना हूबहू एक समान है, हम अंतर कर ही नहीं पाएंगे उसमें। और सभी स्तनधारियों के भ्रूण का विकास एक समान तरीके से होता है। इससे साबित होता है कि स्तनधारी जितने भी इस पृथ्वी पर उन सबके पूर्वज करोड़ों वर्ष पहले क्या रहे होंगे? एक ही रहे होंगे। तो क्लियर हो गया ना? तो समझ लीजिए इस भ्रूणों के विकास को समझ गए। अगर भिन्न जीवों के भ्रूण का विकास एक समान तरीके से हुआ है तो इसका मतलब है कि उनके पूर्वज भी पहले क्या थे? एक ही थे। उनके पूर्वज पहले भी क्या थे? एक ही थे। क्लियर हो गया? तो यहां पर यह याद रखना है कि रिकैपिटुलेशन थ्योरी या पुनरावृत्ति का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो क्रम विकास से संबंधित है, इवोल्यूशन से संबंधित है। किसने दिया? हिकेल ने दिया। इस सिद्धांत का मोटा मोटी अर्थ क्या निकलता है? यह अर्थ निकलता है कि अगर भिन्न सजीवों के भ्रूण की विकास की प्रक्रिया एक समान है तो हो सकता है करोड़ों वर्ष पहले उनके पूर्वज एक ही रहे होंगे, करोड़ों वर्ष उनके पूर्वज एक ही रहे होंगे। अब तक कितने साक्ष्य पेश हो चुके हैं? 6 साक्ष्य पेश हो चुके हैं। से 6 साक्ष्य पेश जो किए हैं उनमें सबसे जो महत्वपूर्ण था वो था वेस्टिजियल ऑर्गन, अवशेषी अंग। लेकिन अब जो साक्ष्य पेश होगा वो अवशेषी अंग से भी ज्यादा प्रूव करेगा कि नहीं सच में क्रम विकास हुआ, उसको आप काट नहीं सकते। तो अवशेषी अंग अब तक क्रम विकास इस पृथ्वी पर हुआ है, अर्थात नई जाति का विकास पृथ्वी पर पहले से मौजूद जातियों से ही हुआ है। इसको साबित करने के लिए हम भिन्न तरह के 6 साक्ष्य पेश कर चुके हैं कि हाँ क्रम विकास हुआ है। इन 6 साक्ष्य में लगभग 5 साक्ष्य ठोस तरीके से प्रमाणित करने में सक्षम नहीं है, लेकिन कुछ हद तक तो जरूर है। लेकिन 6 साक्ष्य में अवशेषी अंग वाला जो साक्ष्य है वो सबसे मौजूद साक्ष्य है, सबसे इंपॉर्टेंट एविडेंस है कि नहीं सच में क्रम विकास हुआ। अवशेषी अंग से भी ज्यादा मजबूत साक्ष्य अब पेश किया जाएगा दोस्तों। अब समझना है हमको कनेक्टिंग लिंक दोस्तों, कनेक्टिंग लिंक योजक कड़ी, समझ रहे हैं ना? क्योंकि ये चैप्टर अंडर 10th नहीं सीधे 12th में है यह चैप्टर। तो अंडर 10 तो आप पढ़े नहीं होंगे, लेकिन समझ रहे हैं कि ना जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई देखे ना, कैसे कैसे क्या हुआ और कोशिका बन गया। अब हम पढ़ रहे हैं कि कैसे कैसे इतना आदमी पृथ्वी पर आ गया यानी इतनी जातियां पृथ्वी पर कैसे आया। तो क्रम विकास हुआ। और ना तो हम पहले बताए थे कि ना तो हम जीवन की उत्पत्ति को सही तरीके से प्रमाणित कर सकते हैं, ना ही क्रम विकास को। लेकिन साक्ष्य भी ऐसे है, ना तो जीवन की उत्पत्ति को हम झुठला सकते हैं, ना ही क्रम विकास को झुठला सकते हैं। ठीक है, यानी कि अगर ठोस प्रमाण नहीं है तो इसका मतलब यह भी नहीं है कि आप क्रम विकास को सीधे अमान्य कर दीजिएगा। कुछ प्रमाण है जो चीख कर बता रहा है कि सही में क्रम विकास हुआ है, और ये तो दोस्तों चीख कर नहीं हल्ला करके बताएगा कि योजक करी कि नहीं सच में क्रम विकास हुआ है। तो योजक करी काफी ठोस प्रमाण है, अवशेषी अंग से भी ज्यादा ठोस प्रमाण है। लेकिन पहले यह समझना कि योजक करी है क्या।
तो दोस्तों देखिए, नई जाति का विकास इस पृथ्वी पर, नई जाति का विकास, नई जाति का विकास पृथ्वी पर मौजूद, पृथ्वी पर पहले से मौजूद जातियों के द्वारा हुआ है। और पृथ्वी पर पहले से मौजूद जातियों से नई जातियों का विकास एक दिन में नहीं हो गया, एक साल में नहीं हो गया, इनमें करोड़ों वर्ष लगे, इसमें करोड़ों वर्ष लगे। यानी क्रम विकास हुआ है तो बहुत धीमी गति से हुआ है। क्रम विकास की प्रक्रिया लगातार होती है लेकिन धीमी गति से होती है, इतनी धीमी गति कि हम इसे महसूस भी नहीं कर सकते हैं। बात को समझे कि नहीं, कि पहले से मौजूद जातियों से नई जाति का विकास बहुत ही धीमी गति से होता है। और क्रम विकास इवोल्यूशन का यह सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि क्रम विकास लगातार होता है लेकिन धीमी गति से होता है। और धीमी गति से होने का मतलब है कि जैसे ही आप पढ़े हैं कि बंदर से ही मानव का विकास हुआ है, तो ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं होगा कि बंदर सोया होगा और सुबह मानव बनकर दौड़ा होगा, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हुआ होगा। बंदर लैंगिक जनन से संतान उत्पन्न कर रहे होंगे, उनमें विभिन्नता आती रही होगी और करोड़ों वर्ष के बाद इतनी विभिन्नता आ गई होगी कि वो किनके समान दिखने लगे, मानव के समान दिखने लगे, और उसके बाद मानव को पैदा करने लगा होगा। अर्थात एक जाति से नई जाति का विकास होने में करोड़ों पीढ़ियां खप जाती है या करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। और एक जाति से नई जाति का विकास होने में जो करोड़ों वर्ष का समय लगता है, उस करोड़ों वर्ष में एक ऐसी जाति विकसित हो जाती है, एक ऐसी जाति विकसित हो जाती है दोस्तों, जिसमें हल्का सा गुण किसका होता है, नई जाति का, और हल्का सा गुण किसका होता है, पुरानी जाति का। और ऐसे ही नई जाति जिसमें दो अलग अलग जातियों के गुण समाहित हो, उसे हम कहते हैं क्या दोस्तों, उसे हम क्या कहते हैं, योजककरी कहते हैं। क्या कहते हैं, योजककरी कहते हैं। योजककरी एक ऐसे सजीव होते हैं जिसमें सजीवों के दो अलग अलग जातियों के गुण समाहित होते हैं। उदाहरण के तौर पर दोस्तों हम लेते हैं एक जीव का और उसका नाम है एकिडना। एकिडना में हल्का सा गुण है किसका, सरीसृप यानी रेप्टिलिया का, क्योंकि यह रेप्टिलिया यानी सरीसृप की तरह ही एकिडना भी क्या देता है, अंडा। लेकिन इनके शरीर पर बाल है और शरीर पर बाल होना किसका गुण है, ठीक है, शरीर पर बाल या रोम होना किसका लक्षण है। तो एकिडना के शरीर पर, एकिडना एक ऐसा जीव है जो अंडे देते हैं लेकिन उनके शरीर पर क्या होते हैं, बाल होते हैं। यानी एकिडना यह साबित कर रहा है कि इस पृथ्वी पर स्तनधारी का विकास किससे हुआ है, सरीसृप से हुआ है। और जब सरीसृप से स्तनधारी का विकास हो रहा होगा पृथ्वी पर, तो निश्चित तौर पर उसमें करोड़ों वर्ष लगे होंगे और उस करोड़ों वर्ष में एक जीव विकसित हो गया, कौन, एकिडना, जो हल्का गुण किसका ले लिया, सरीसृप का, और हल्का गुण किसका ले लिया, स्तनधारी का। तो योजककरी एक ऐसे जीव होते हैं जो बतलाते हैं कि नई जाति का विकास पहले से मौजूद किस जातियों से हुआ है। जैसे एकिडना में सरीसृप और स्तनधारियों के गुण मौजूद है, तो एकिडना काफी हद तक यह क्लियर कर रहा है कि इस पृथ्वी पर स्तनधारी का विकास पृथ्वी पर पहले से मौजूद सरीसृप से हुआ है, पृथ्वी पर पहले से मौजूद सरीसृप से हुआ। और योजककरी के बारे में खूब पूछे जाते हैं, ठीक है ना। अब एकिडना चीख चीख कर कह रहा है कि स्तनधारी का विकास सरीसृप से हुआ है, और अगर स्तनधारी का विकास सरीसृप से नहीं हुआ है तो फिर ये एकिडना ऐसा है क्यों एकिडना दो जातियों के गुण अपने अंदर समाहित किए हुए हैं। तो योजककरी क्या है आप समझे कि नहीं समझे। जितने भी योजककरी अब तक एग्जाम में आए हैं सब नोट में एक जगह हम इकट्ठा कर दिए हैं। अब देखिए कि कौन योजककरी किनके किनके बीच के संबंधों को दर्शाते हैं। एक देखिए क्या कमेंट आ रहा है कि बैच हम गलत परचेज कर लिया, इसको क्या उत्तर दें। देख लिया, उस सारे योजककरी को याद कर लेना है, पूछा जाता है परीक्षा में। क्लियर हो गया दोस्तों। कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं कि क्या विकास की प्रक्रिया अभी भी चल रही है, तो बिल्कुल विकास की प्रक्रिया कभी रुकती नहीं है। और विकास की प्रक्रिया अगर चल रही है तो फिर मानव, बंदर विकास करके मानव बना, तो मानव विकास करके क्या बनेगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि मानव विकास करके क्या बनेगा, ठीक है। तो विकास की प्रक्रिया करोड़ों वर्ष में पूर्ण होती है, विकास की प्रक्रिया करोड़ों वर्ष में पूर्ण होती है, मानव विकास करके क्या बनेगा ये कहना संभव हमसे तो नहीं है। योजककरी समझ गए हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य में वेस्टिजियल ऑर्गन और कनेक्टिंग लिंक, लेकिन वेस्टिजियल ऑर्गन कनेक्टिंग लिंक के अलावा भी एक और महत्वपूर्ण साक्ष्य है और वो है पैलेंटोलॉजी। पैलेंटोलॉजी सही है ना जी, पैलेंटोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें किसका अध्ययन किया जाता है, जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है, जीवाश्म का। योजककरी देखिए ना, योजककरी के बारे में यह नहीं पूछा जाता कि योजककरी विकास को किस प्रकार समझाते हैं या क्रम विकास को समझने में योजककरी हमें किस तरह सहायता करता है, यह नहीं पूछा जाता परीक्षा में। परीक्षा में सबसे ज्यादा यही पूछा गया है कि किनके किनके बीच का योजककरी है। तो किनके किनके बीच का जो योजककरी है वो याद रखना बहुत जरूरी है। आइए, क्रम विकास को साबित करने में सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य में पहला अवशेषी अंग आया, दूसरा योजककरी आया, और उसके बाद अगर सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य कोई है तो जीवाश्म। जीवाश्म तो समझिए, जैसे अदालत सब होता है जी, अदालत में किसी भी चीज को प्रूव करने के लिए, जैसे कहीं पर मर्डर हो गया है, मर्डर यही किया है, तो उसके विरुद्ध में साक्ष्य दिया जाता है कि नहीं देखिए ये होटल का टिकट ये तो यहाँ था, तो मर्डर कैसे करेगा। फिर ये साक्ष्य दिया जाता है, वो साक्ष्य दिया जाता है, अंत में गवाह पेश किया जाता है, गवाह एकदम सौ शरीर पेश किया जाता है कि नहीं बोलिए कि मर्डर नहीं किया तो हमारे पास था। तो अभी जो था ना वो सब वही होटल का टिकट सब था, ये डायरेक्ट गवाह है, ये आ गया है बोलने के लिए नहीं जी क्रम विकास हुआ है। समझे कि नहीं समझे। यानी कि अगर अब तक कितने साक्ष्य हो गए हैं, 7 साक्ष्य में अगर आपको सबसे महत्वपूर्ण मानना है तो वो किसको, जीवाश्म को।
वो किसको? जीवाश्म क्या है इसमें कोई समझने में दिक्कत है जी? करोड़ों वर्ष पुराने जीवों के अवशेष जो अवसादी चट्टानों में दबे हुए पाए जाते हैं, जो भिन्न भिन्न समय काल में जीव वैज्ञानिकों को प्राप्त हुए हैं, उसे ही क्या कहते हैं? जीवाश्म कहते हैं। और बंदर से मानव का जो विकास हुआ है, तो एक बार डायरेक्ट विकसित मानव का विकास नहीं हो गया। मानव के विकास भी कई चरणों में हुआ है, ठीक है ना? और इसकी जानकारी हमें किससे मिलती है? जीवाश्म से मिलती है। तो क्रम विकास को साबित करने में जो सबसे सक्षम साक्ष्य है, एक कहिए कि स्वशरीर गवाह जो पेश होता है किसी चीज को साबित करने के लिए न्यायालय में, ठीक उसी तरह का साक्ष्य क्या है? जीवाश्म। क्योंकि ये तो आपके सामने में है। क्या इस पृथ्वी पर डायनासोर था? आप कहिएगा ना पागल है, डायनासोर नहीं था। जीवाश्म कैसे है उसका? ये तो मिल चुका है। ये साबित करा कि पहले डायनासोर था, उसके बाद ये हुआ, उसके बाद ये हो गया, उसके बाद ये हो गया। ये कैसे कहा जा रहा है? ये ऐसे कहा जा रहा है कि भिन्न भिन्न समय काल में उसके क्या प्राप्त हो गया है? जीवाश्म प्राप्त हो गया। और जीवाश्म को आप कह सकते हैं डायनासोर का जीवाश्म मिला है तो मिला है, उसमें हम नेगलेक्ट कर ही नहीं सकते हैं कि ये ऐसा साक्ष्य है। तो जीवाश्म विज्ञान अवशेषी अंग और योजक कड़ी से भी आगे बढ़कर क्रम विकास को काफी कुछ हद तक साबित करने में सक्षम है। जीवाश्म के आधार पर ही घोड़ों के विकास क्रम का पता चला है। जीवाश्म के आधार पर भी मानव के विकास क्रम का पता चला है। घोड़े और मानव के विकास क्रम की जानकारी आपके नोट्स में दे दी गई है। तो इस पृथ्वी पर क्रम विकास हुआ है, इसको साबित करने के लिए हमने कितने साक्ष्य पेश कर दिए? 8 साक्ष्य पेश कर दिए। और इन 8 साक्ष्यों में पहला सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य अवशेषी अंग था, दूसरा सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य योजक कड़ी था, और सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य जीवाश्म था। तो क्रम विकास हुआ है, अर्थात नई जाति का विकास पहले से मौजूद जातियों से हुआ है। इसको साबित करने के लिए कोई ठोस प्रमाण नहीं है, लेकिन कई ऐसे प्रमाण है जिसके बदौलत क्रम विकास को झुठलाया नहीं जा सकता है। क्रम विकास वास्तविकता है और ये सही में हुआ है। इसको काफी हद तक इन 8 साक्ष्यों के आधार पर हम मान सकते हैं। और अगर हम क्रम विकास हुआ है इसको मान नहीं सकते हैं, तो क्रम विकास को झुठला भी नहीं सकते हैं। क्लियर हो गया दोस्तों? कोई दिक्कत नहीं? तो समझे कि नहीं समझे? कोई दिक्कत? आइए अब क्रम विकास के सिद्धांतों को समझेंगे। अभी तो सिर्फ साक्ष्यों को पेश कर रहे थे कि क्रम विकास हुआ है कि नहीं हुआ है। तो बिल्कुल हुआ है, इतने साक्ष्य है तो हुआ ही हुआ। चलिए, एक लड़का कह रहा है इससे आगे भी कोई मोस्ट इंपोर्टेंट साक्ष्य होगा, तो हम तो क्रमिक रूप से तो बता ही रहे हैं कि सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्या होगा? जीवाश्म, क्योंकि जीवाश्म स्वशरीर गवाह की तरह है, ठीक है ना? आइए क्रम विकास के सिद्धांतों को समझे। अभी तो क्रम विकास हुआ है कि नहीं हुआ है, इसी में हम लोग उलझे हुए थे। अंत में 8 साक्ष्य पेश करके इस निष्कर्ष पर पहुंच गए कि नहीं, सच में क्रम विकास हुआ। अगर हुआ है तो कैसे हुआ है? तो इसके लिए हमें क्रम विकास के सिद्धांत को समझना होगा, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को समझना होगा। और थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन यानी क्रम विकास के जो सिद्धांत है वो ढेर सारे हैं, लेकिन 2 ही वैज्ञानिक के क्रम विकास के सिद्धांतों की मान्यता मिली हुई है, जिसमें एक लेमार्क का क्रम विकास का सिद्धांत है और दूसरा डार्विन का है। तो आइए अब हम क्रम विकास के सिद्धांतों को समझ लेते हैं। और सबसे क्रम विकास का जो सबसे पहला सिद्धांत है दोस्तों, वो किसके द्वारा दिया गया था? लेमार्क के द्वारा दिया गया था। लेमार्क के द्वारा क्रम विकास का सबसे पहले सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? लेमार्क। यानी कोई वैज्ञानिक जो सबसे पहले क्रम विकास को समझाने का प्रयास किया वो लेमार्क थे। और लेमार्क ने अपनी एक पुस्तक लिखी थी और यह पुस्तक 1809 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। और इस पुस्तक का नाम था फिलोसोफिक जूलॉजिका नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? लेमार्क थे। फिलोसोफिक जूलॉजिका पुस्तक के लेखक कौन थे? लेमार्क थे। और यह पुस्तक कब प्रकाशित हुई? 1809 में प्रकाशित हुई। और इसी पुस्तक में लेमार्क ने क्रम विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन करके विश्व समुदाय को अवगत कराया। अब लेमार्क के क्रम विकास के सिद्धांत के अनुसार कैसे नई जाति का विकास हुआ? तो नई जाति के विकास के संदर्भ में लेमार्क का जो सिद्धांत है उसमें सबसे पहले है जीवों के आकार में वृद्धि। जीवों के आकार में वृद्धि। क्लियर है? सबसे पहले यानी कि लेमार्क अपने क्रम विकास के सिद्धांत में सबसे पहले यह बता रहे थे कि बताया है कि प्रत्येक जीव भोजन करते हैं और आंतरिक शक्ति के कारण वो लगातार क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं। इस पृथ्वी पर कोई भी सजीव हो, चाहे वो जंतु हो या पौधा, वो क्या लगातार ग्रोथ करते हैं कि नहीं करते? तो जीव लगातार ग्रोथ करते हैं। और जीव के लगातार ग्रोथ करने के कारण उस पर प्रकृति का धीरे धीरे क्या पड़ने लगता है? प्रभाव पड़ने लगता है। क्या पड़ने लगता है? तो लेमार्क के क्रम विकास के सिद्धांत में सबसे पहले यह बता रहे हैं कि जीव भोजन करते हैं, प्रत्येक सजीव को भोजन की जरूरत है, और उन भोजनों के कारण अंदर में शक्ति पैदा होती है, और उन शक्ति के जरिए उसके आकार में लगातार क्या होते रहता है? ग्रोथ होते रहता है। और आकार के लगातार ग्रोथ होने के कारण धीरे धीरे उस पर प्रकृति का सीधा प्रभाव पड़ता है। प्रकृति का सीधा प्रभाव का मतलब कि जब जीव छोटे, जैसे पेड़ पौधा भी छोटा है तो उस पर बकरी का नजर नहीं गया, बड़ा हुआ बकरी का नजर गया, नोच कर खाने लगा। इसको कहते हैं प्रकृति का सीधा प्रभाव। बच्चा था, जब बहुत बच्चा था तो मां के गोद में ही रहता था, थोड़ा बड़ा हुआ तो मां ने उसको नीचे कर दिया, अब वो गिरेगा, लटकेगा, टूटेगा। ठीक है, मतलब उन पर प्रकृति का धीरे धीरे क्या करने लगा? प्रभाव पड़ने लगा। तो प्रकृति का प्रभाव का मतलब आप समझ गए ना, किस तरह का प्रभाव है? ये नहीं कि ठंडा लगा स्वेटर पहन लिए, ये भी प्रकृति का प्रभाव ही है। लेकिन प्रकृति का मतलब यहाँ आसपास के वातावरण से है, और आसपास के वातावरण से मतलब केवल हवा, आर्द्रता, नमी से नहीं है, बल्कि आसपास के सजीवों से ही है। तो जब एक जीव विकसित होने लगता है तो आसपास के सजीव और आसपास के निर्जीव दशाएं उनको क्या करने लगते हैं? प्रभावित करने लगते हैं। क्या करने लगते हैं? प्रभावित करने लगते हैं। और जब प्रकृति का प्रभाव पड़ने लगता है तो इससे जीव नए आदत सीखने लगते हैं। क्या सीखने लगते हैं? नए आदत सीखने लगते हैं। जैसे कि बच्चा ही एक बार किसी कारणवश फिसलन वाली जगह पर फिसल गया, तो आगे से एक नया आदत सीखेगा। फिसलन वाली जगह पर जाने से डरेगा, नहीं जाएंगे, उससे पहले रोना स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो एक नया आदत सीखा। तो ऐसा सिर्फ मानव बनी, ऐसा सभी जीव के साथ होता है। जैसे कुत्ता कहीं बच्चा एक टायर के नीचे आया और जो कुत्ता का बच्चा देख लिया वो समझ गया कि अब जो है वहां नहीं जाना है कि नहीं?
है कि ना है? तो इससे एक नई आदत सीखा। तो लेमार्क के क्रम विकास के सिद्धांत में पहला है कि जीवों के आकार में वृद्धि। कैसे? तो भोजन करता है, अंदर में शक्ति पैदा होती है, उससे वृद्धि करता है। जब आकार में वृद्धि होती रहता है तो प्रकृति यानी उसके आसपास के जो सजीव और निर्जीव है उसको प्रभावित करने लगते हैं, और आसपास के प्रकृति के सीधा प्रभाव पड़ने से जीव नए नए आदत सीखते हैं। नए नए आदत सीखने के बाद तीसरी बात कर है उपयोग अनुपयोग, यूज डिसयूज, उपयोग अनुपयोग, उपयोग अनुपयोग। नए नए आदत सीखने के कारण जीव कुछ अंगों का इस्तेमाल ज्यादा करता है, कुछ अंगों का इस्तेमाल कम करता है। ठीक है, प्रकृति का सीधा प्रभाव पड़ने से जीव नए नए आदत सीखते हैं, और नए नए आदत सीखने के क्रम में वह कुछ अंगों का ज्यादा इस्तेमाल करता है और कुछ अंगों का वो कम इस्तेमाल। जिन अंगों का ज्यादा इस्तेमाल करता है उसका विकास क्या होता है? ज्यादा होता है। जिन अंगों का इस्तेमाल कम करता है उसका विकास कम होता है। उदाहरण के लिए किसान के हाथ बड़ी मजबूत होते हैं, ठीक है, यानी कि कोमल नहीं होते हैं, हल्का कट फट भी जाएगा तो कोई प्रभाव उस पर जल्दी नहीं पड़ेगा। इतने ज्यादा हाथों का यूज होता है बीज को छींटने में, खाद को डालने में, किसानों का तो काफी मजबूत हो जाते हैं। उसी तरह लोहार बार बार अपने हाथों का इस्तेमाल करते हैं तो उसके जो बात है काफी ज्यादा मजबूत हो जाती है। तो कहने का मतलब है कि प्रकृति के सीधा प्रभाव पड़ने से जब जीव नए नए आदतें सीखते हैं तो नए नए आदत सीखने के क्रम में, नए नए आदत के सीखने के क्रम में वो कुछ अंगों का उपयोग करते हैं और कुछ अंगों का बहुत कम उपयोग अर्थात अनुपयोग करते हैं। जीव जिन अंगों का उपयोग ज्यादा करते हैं उसका विकास भी क्या होता है? ज्यादा होता है। जिन अंगों का कम उपयोग करते हैं उसका विकास भी कम होता है। जिन अंगों का ज्यादा उपयोग करते हैं उसका विकास भी ज्यादा होता है और जिन अंगों का कम उपयोग होता है उसका विकास भी कम होता है। इस तरह से जीव को एक नई शारीरिक संरचना प्राप्त हो जाती है। इस तरह से जीव को एक नई शारीरिक संरचना प्राप्त हो जाती है, और एक नई शारीरिक संरचना जो प्राप्त हुई है उसको कहते हैं उपार्जित लक्षण। क्या कहते हैं? उपार्जित लक्षण। बात को समझे कि नहीं समझे? कुछ अंगों का अधिक उपयोग किया तो उसका विकास भी क्या हुआ? अधिक। जिन अंगों का कम उपयोग किया उसका विकास भी क्या हुआ? कम। और इस तरह से उसकी शारीरिक संरचना एक अलग तरीके से हुई, और जो अलग तरीके की शारीरिक संरचना हुई है उपयोग अनुपयोग के कारण, उस नई शारीरिक संरचना को हम कहते हैं उपार्जित लक्षण। और उसके बाद उपार्जित लक्षण जो है वह प्रजनन के माध्यम से, उपार्जित लक्षण जो है प्रजनन के माध्यम से अगली पीढ़ी पहुंच जाती है। यानी उपार्जित लक्षण की क्या हो जाती है? वंशागति हो जाती है। फिर एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाती है, फिर तीसरे पीढ़ी में जाती है, और करोड़ों पीढ़ी के बाद उपार्जित लक्षण इतने जमा हो जाते हैं कि वो एक नई जाति बन जाती है। वो क्या हो जाती है? एक नई जाति। तो लेमार्क के क्रम विकास के सिद्धांत के अनुसार नई जाति का विकास इस पृथ्वी पर कैसे हुआ है तो उसका सबसे एक लाइन में उत्तर देना है, तो उपार्जित लक्षणों की वंशागति होने से हुआ है। बात को समझे कि नहीं समझे? तो लेमार्क के क्रम विकास के सिद्धांत की जो मुख्य बातें हैं वो कितने हैं? 4 हैं। मुख्य बातें कितने हैं? जीव भोजन करते हैं, अंदर में शक्ति से उसके आकार में वृद्धि होती है, आकार में वृद्धि होने से आसपास के सजीव निर्जीव अर्थात प्रकृति का सीधा प्रभाव पड़ता है, जिससे वे नए नए आदतें सीखते हैं। नए नए आदतें सीखने के कारण वो कुछ अंगों का अधिक उपयोग करते हैं, कुछ अंगों का अनुपयोग करते हैं अर्थात कम उपयोग करते हैं। कुछ जिन अंगों का अधिक उपयोग करते हैं उसका ग्रोथ भी ज्यादा होता है, जिस अंगों का कम उपयोग करते हैं उसका ग्रोथ भी कम होता है। इस तरह शरीर के कुछ भाग में अधिक ग्रोथ और कुछ भाग में कम ग्रोथ होता है, और इस तरह से एक नवीन संरचना प्राप्त होती है जिसे उपार्जित लक्षण कहते हैं। फिर उपार्जित लक्षण जनन के माध्यम से अगली पीढ़ी, फिर अगली पीढ़ी, फिर अगली पीढ़ी, और करोड़ों पीढ़ी के बाद इतने ज्यादा उपार्जित लक्षण कि उससे एक नई जाति का क्या हो जाता है? विकास हो जाता है। उससे एक नई जाति का क्या हो जाता है? विकास हो जाता है। क्लियर हुआ? चाइनीज पर बात नहीं करेंगे अभी। क्रम विकास का सिद्धांत समझे लेमार्क का? कितने बात है? चारों बात याद हो गया? कोई दिक्कत नहीं ना? अब लेमार्क के क्रम विकास के सिद्धांत के अनुसार जिराफ का, लंबी गर्दन वाली जो जिराफ है, तो उसके संदर्भ में लेमार्क का कहना है कि जिराफ का करोड़ों वर्ष जो पूर्वज थे ना उसका गर्दन काफी छोटा छोटा था। वो घास चरता था, एक दिन पृथ्वी पर घास से खत्म हो गया। उसके बाद वो गर्दन उठा उठाकर जो है पेड़ पौधे के पत्ते खाने लगे, तो गर्दन उठाकर पेड़ पौधे के पत्ते जो खाने लगे तो गर्दन का उपयोग ज्यादा होने लगा, गर्दन का विकास ज्यादा होने लगा। अगली पीढ़ी में गर्दन और ज्यादा विकास हो गया, फिर अगली पीढ़ी में और ज्यादा विकास हुआ, और करोड़ों पीढ़ी के बाद गर्दन बहुत बड़ा हो गया। और जब गर्दन बहुत बड़ा हो गया तो एक नई जाति हो गई, और नई जाति कौन होगी? जिराफ होगी। क्लियर है ना? कोई दिक्कत नहीं ना? लेकिन लेमार्क के कई बातों पर, यानी लेमार्क का जो ये क्रम विकास का सिद्धांत है ज्यादा मान्य नहीं है, ज्यादा मान नहीं है। अगर लेमार्क के क्रम विकास के सिद्धांत को अगर हम मान ले तो इस पर काफी ज्यादा आलोचना होती रहती है। कई वैज्ञानिक को कहना है कि उपार्जित लक्षणों की वंशागति तो होती ही नहीं है। उपार्जित लक्षणों की वंशागति होती तो फिर आइंस्टाइन का बेटा बहुत बड़ा दिमाग लेकर पैदा होता, क्योंकि आइंस्टाइन पूरे जीवन में खाली दिमाग का यूज किए तो दिमाग का विकास ज्यादा हुआ, लेकिन उसके बेटे का उतना दिमाग विकसित नहीं था। अगर उपार्जित लक्षणों की वंशागति होती तो फिर तेंदुलकर का बेटा तेंदुलकर के जैसा होता, उससे भी ज्यादा होता। ठीक है, तो कई ऐसे वैज्ञानिक का मानना है कि उपार्जित लक्षणों की वंशागति होती ही नहीं है। और लेमार्क की आलोचना करने के लिए जर्मनी के एक वैज्ञानिक थे वाइजमैन, जर्मनी के थे ना वाइजमैन ने 21 पीढ़ी तक चूहा का पूंछ काटा। 21 पीढ़ी तक एक चूहा पैदा हुआ, उसका पूंछ काट दिया वाइजमैन ने, कहा कि अब तो वो पूरा जिंदगी भर पूंछ का यूज नहीं करेगा, और अगली पीढ़ी जो होगा उसका पूंछ छोटा होगा। फिर अगली पीढ़ी देखा उतने बड़ा पूंछ, फिर उसको काटा, सोचा कि अब तो पूंछ का उपयोग होगा नहीं, पूंछ का उपयोग होगा नहीं तो अगली पीढ़ी में थोड़ा तो पूंछ छोटा होगा। फिर अगली पीढ़ी में उतने बड़ा पूंछ, 21 पीढ़ी तक पूंछ काटते रहा, लेकिन पूंछ हल्का सा भी चूहा का छोटा नहीं हुआ। और इसलिए और वाइजमैन ने लेमार्क के इस बात को, यानी उपार्जित लक्षणों की वंशागति होती है, इसको उन्होंने चूहे के पूंछ को काटकर झुठला दिया। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं ना? आइए, क्रम विकास का सिद्धांत लेमार्क किस देश का? लेमार्क से फ्रांस का था। लेमार्क कहां का था? फ्रांस का था। लेमार्क जर्मनी था। अच्छा देख लीजिएगा, दिया होगा विकिपीडिया पर, याद नहीं है शायद जर्मनी था, देख लीजिएगा, देख लीजिए। आइए दोस्तों, तो क्रम विकास के सिद्धांत में लेमार्क का जो नियम है वो पहला था, लेकिन उतना मान्य नहीं है। उतना मान्य नहीं होने के बाद भी उनके सिद्धांतों को हम इसलिए पढ़े क्योंकि लेमार्क क्रम विकास का सिद्धांत सबसे पहले दिया था, और सबसे पहले सिद्धांत का बहुत मायने होता है क्योंकि आगे के सिद्धांत देने के लिए वो बहुत बड़ा रास्ता खोल देता। दोस्तों फ्रांस का था, ओके फ्रांस का था, लेमार्क फ्रांस का था। ध्यान दीजिए, तो लेमार्क के विकास उतने मान्य नहीं है। क्रम विकास का सिद्धांत जो सबसे ज्यादा मान्य है वो है चार्ल्स डार्विन का सिद्धांत। किसका? चार्ल्स डार्विन का सिद्धांत। चार्ल्स डार्विन का जो क्रम विकास का सिद्धांत है वो नेचुरल सिलेक्शन यानी कि प्राकृतिक चयन कहलाता है।
वर्तमान समय में क्रम विकास का जो सबसे मान्य सिद्धांत है, वर्तमान समय में क्रम विकास का जो सबसे मान्य सिद्धांत है वो डार्विन का सिद्धांत है। और डार्विन के क्रम विकास का सिद्धांत जिस नाम से विश्व प्रसिद्ध है वो है नेचुरल सिलेक्शन। और डार्विन ने अपनी क्रम विकास के सिद्धांत अपनी प्रसिद्ध पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में दिया है। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में दिया है, जो लेमार्क के फिलोसफिक जूलॉजिका के ठीक 50 साल बाद प्रकाशित हुआ था। लेमार्क का फिलोसफिक जूलॉजिका 1809 में प्रकाशित हुआ था और उसके 50 साल बाद 1859 में डार्विन ने अपनी पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज लिखा था। और ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक में ही डार्विन ने क्रम विकास का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे मान्य सिद्धांत जो नेचुरल सिलेक्शन के नाम से प्रसिद्ध है उसको उजागर किया था। तो जिस तरह फिलोसफिक जूलॉजिका में लेमार्क के क्रम विकास का सिद्धांत का प्रकाशन हुआ, उसी तरह डार्विन के क्रम विकास का सिद्धांत जो सबसे मान्य है, जो नेचुरल सिलेक्शन के नाम से प्रसिद्ध है, इसकी जानकारी उन्होंने 1859 में प्रकाशित अपनी पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में दिया था। लेकिन ध्यान दीजिए दोस्तों कि जब डार्विन ने क्रम विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन कर लिया, डार्विन ने क्रम विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन कर लिया और प्रतिपादन करने के बाद उन्होंने देखा कि उन्होंने जो सिद्धांत का प्रतिपादन किया है उनके ही जैसा सिद्धांत पहले प्रतिपादित हो चुके हैं और वो किए हैं अल्फ्रेड रसेल वेलेस। ठीक उसी तरह का सिद्धांत प्रतिपादित डार्विन से पहले ही कर चुके थे। तो डार्विन को यह जानकर बड़ी आश्चर्य हुआ, तब उन्होंने कहा कि नहीं, अब हम अपने नाम से इस सिद्धांत का प्रकाशन नहीं करेंगे, अल्फ्रेड रसेल वेलेस के नाम से करेंगे। लेकिन डार्विन के दो परम मित्र थे, एक का नाम था लॉयल, एक दूसरा का नाम था हुकर। लॉयल और हुकर ने डार्विन को कहा कि नहीं, ऐसा नहीं करो जी, तुम भी मेहनत किया है, ऐसा करो दोनों के मिलकर दोनों का नाम दे दो, तुम अपना दे दो आगे, इसका भी दे दो पीछे, और दोनों नाम से सिद्धांत का क्या कर दो, प्रकाशन। यानी कि जो हाल हुगो डीब्रिज, कार्ल कोरेंस और शेरमार्क का हुआ था, अब देखिए ना जेनेटिक्स में हुगो डीब्रिज, कार्ल कोरेंस और शेरमार्क ने जेनेटिक्स के सिद्धांत का प्रतिपादन कर लिया, तब जाकर उन्होंने देखा तो कि 34 वर्ष पहले ही मेंडल ने उस सिद्धांत का प्रतिपादन कर चुका है। तब जाकर वो तीनों वैज्ञानिक अपना नाम देकर मेंडल के नाम को ही आगे बढ़ाया। ठीक उस तरह की घटना डार्विन के साथ भी घटी। डार्विन ने जब क्रम विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन कर लिया, तब देखा कि डार्विन की इस तरह के सिद्धांत की बहुत पहले ही प्रतिपादन अल्फ्रेड रसेल वेलेस ने कर दिया है। तो बाद में चलकर डार्विन ने इनका भी नाम देकर के नेचुरल सिलेक्शन जो क्रम विकास के सिद्धांत है डार्विन का, उसका दोनों ने मिलकर यानी दोनों का नाम से मिलकर के 1859 में ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में प्रकाशित हुआ। और प्रकाशन के कुछ वर्ष बाद डार्विन की मौत हो गई, तो उसके सिद्धांत पर जो है बहुत सारे उंगली उठने लगे। तो आगे चलकर एक और वैज्ञानिक स्पेंसर, ठीक है, स्पेंसर यानी कि डार्विन के बाद जब डार्विन के नेचुरल सिलेक्शन के सिद्धांत पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होने लगा तो उसको स्थापित करने में जिन वैज्ञानिकों ने सबसे ज्यादा योगदान दिया वो कौन, यानी कि नेचुरल सिलेक्शन के सिद्धांत को डार्विन के बाद सबसे ज्यादा मान्यता दिलाने का प्रयास किसके द्वारा हुआ, स्पेंसर के द्वारा हुआ। तो ध्यान दीजिए कि क्रम विकास का सबसे जो मान्य सिद्धांत है नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत, उसमें केवल डार्विन का ही योगदान नहीं है। निश्चित तौर पर डार्विन का नाम सबसे ज्यादा लिया जाता है, लेकिन उसमें योगदान अल्फ्रेड रसेल वेलेस का भी है, उनमें योगदान स्पेंसर का भी है। तो इस तरह आप कह सकते हैं कि क्रम विकास का सबसे मान्य सिद्धांत नेचुरल सिलेक्शन को डार्विन, अल्फ्रेड रसेल वेलेस और स्पेंसर ने प्रतिपादित किया है। क्लियर हो गया? आइए सबसे पहले अब ये समझते हैं कि डार्विन का जो नेचुरल सिलेक्शन जो क्रम विकास का सिद्धांत है, ये क्रम विकास का सिद्धांत कैसे, क्रम विकास के सिद्धांत में कौन-कौन से बात डार्विन ने बताए हैं। लेमार्क तो केवल 4 बातें याद हुआ कि नहीं हुआ। अब आइए देखते हैं डार्विन के क्रम विकास के सिद्धांत यानी नेचुरल सिलेक्शन में कौन-कौन सी बातें। सबसे पहली बात है विभिन्नता की सर्वव्यापकता। विभिन्नता क्या है ये तो बताने की जरूरत नहीं है। एक ही माता पिता से उत्पन्न संतान सारे गुण एक समान नहीं होते, कुछ भिन्न होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं। तो डार्विन का सबसे पहले कहना है कि विभिन्नता हर एक जीव में होती है जो लैंगिक जनन करता है। ऐसा कोई जीव है ही नहीं जो लैंगिक जनन करते हैं और उसमें विभिन्नताएं न हो। प्रत्येक लैंगिक जनन करने वाले जीवों में पाई जाती है क्या, विभिन्नता, वेरिएशन। और कुछ वेरिएशन उपयोगी होते हैं और कुछ अनुपयोगी होते हैं। यानी कि एक जीवों में जितनी विभिन्नताएं होती है सभी विभिन्नताएं उपयोगी नहीं होती है। कुछ विभिन्नताएं क्या होते हैं, अनुपयोगी भी होते हैं। कुछ विभिन्नताएं क्या होते हैं, अनुपयोगी होते हैं। जिनमें उपयोगी विभिन्नताएं होते हैं उसके जीने रहने की संभावना ज्यादा होती है, और जिनमें अनुपयोगी विभिन्नताएं होती हैं उनके मारे जाने की संभावना ज्यादा होती है। तो डार्विन के नेचुरल सिलेक्शन सिद्धांत जो क्रम विकास का सिद्धांत है, उनमें सबसे पहले डार्विन ये बता रहे हैं कि विभिन्नता की सर्वव्यापकता है, मतलब प्रत्येक जीव जो लैंगिक जनन करते हैं उनमें वेरिएशन पाया जाता है। प्रत्येक जीव जो लैंगिक जनन करते हैं उसमें वेरिएशन पाया जाता है। और वेरिएशन जितने भी एक जीव में होते हैं वो सारे के सारे उपयोगी नहीं होते हैं। कुछ वेरिएशन अनुपयोगी भी होता है, कुछ वेरिएशन अनुपयोगी भी होता है। उपयोगी वेरिएशन, उपयोगी विभिन्नता वाले जीव जिंदा रहने में ज्यादा सक्षम होते हैं, अनुपयोगी विभिन्नता वाले जीव जिंदा रहने में कम सक्षम होते हैं। क्लियर हो गया, बात समझ गए। दूसरी बात विभिन्नता की सर्वव्यापकता, दूसरी बात क्या कहते हैं, प्रजनन की तेज दर। दूसरी बात डार्विन का नेचुरल सिलेक्शन में या अपने क्रम विकास के सिद्धांत में प्रजनन की तेज दर, यानी हर जीवों में प्रजनन की अपार क्षमता होती है। अपार क्षमता, प्रजनन की इतनी क्षमता होती है कि अगर मछली को ही लोग मारकर न खाए तो 70% पर जो जल है उसके बाद 90% पर मछली पाया जाएगा। इतनी ज्यादा प्रजनन की क्षमता। जितने मुर्गी अंडे देते हैं सभी से बच्चे निकलने लग जाए तो फिर 10 साल के अंदर पृथ्वी पर केवल मुर्गी ही मुर्गी होगा, बाकी का होगा नहीं पता। हाथी के ही जितने बच्चे पैदा होते हैं सारे के सारे जीवित रह जाए तो फिर इस पृथ्वी पर केवल हाथी का राज होगा, बाकी सबको हाथी निकाल देगा पृथ्वी पर से। तो हर जीवों में प्रजनन की जो क्षमता है वो बहुत ही ज्यादा होती है। कितनी ज्यादा प्रजनन की क्षमता है वो आपको एग्जांपल के तौर पर हम बता दिए। और जीवों में जो प्रजनन की तेज दर होती है, जीवों में प्रजनन की जो तेज दर होती है उसमें केवल अपवाद मानव ही है कि वे अपने प्रजनन क्षमता का पूरा इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है, हम दो हमारे दो इसी में संतुष्ट रहते हैं, लेकिन मानव को अपवाद छोड़ दीजिए तो बाकी जितने भी जीव है प्रजनन का पूरा इस्तेमाल करते हैं जीवन भर।
ठीक है, जब तक उनमें प्रजनन की क्षमता होती है तब तक वो प्रजनन करते रहते हैं। अपवाद सिर्फ कौन है? मानव। नहीं तो कोई भी जीव अपना प्रजनन रोकता है? बंदरे ले लीजिए, मानव का निकटतम पूर्वज, क्या लगता है 2 हो जाता है उसके बाद छोड़ देगा? नहीं, प्रजनन करते रहेगा। तो एक तो जीवों में प्रजनन की तेज दर होती है और दूसरा वे अपने प्रजनन क्षमता का पूरा इस्तेमाल भी करते हैं। अपवाद सिर्फ कौन है और क्यों आप जानते हैं? तीसरी बात है, हंसिए नहीं, तीसरी, अब देखिए दूसरी बात समझ गया कि जीवों में प्रजनन की तेज दर होती है और वो अपनी क्षमता का भरपूर इस्तेमाल भी करते हैं। और जब जीव में प्रजनन की तेज दर है और उसका भरपूर इस्तेमाल होगा तो इस पृथ्वी पर भोजन और आवास तो सीमित है ना जी। अगर प्रजनन क्षमता का पूरा इस्तेमाल किया जाएगा तो फिर क्या सबको भोजन और आवास मिल सकता है? नहीं मिल सकता। लेकिन प्रजनन क्षमता का तो इस्तेमाल हो रहा है, तो प्रजनन क्षमता का पूरा इस्तेमाल होने के कारण इस पृथ्वी पर आवास और भोजन के लिए संघर्ष छिड़ जाता है, जिसको हम कहते हैं अस्तित्व के लिए संघर्ष। अस्तित्व के लिए संघर्ष, ठीक है। प्रजनन की तेज दर होने के कारण पृथ्वी पर क्या छिड़ जाता है? अस्तित्व के लिए संघर्ष। और अस्तित्व के लिए संघर्ष क्यों छिड़ जाता है? तो 2 ही कारण है, भोजन और आवास इस पृथ्वी पर क्या है? सीमित है। अस्तित्व के लिए संघर्ष क्यों छिड़ जाता है? तो भोजन और आवास इस पृथ्वी पर क्या है? सीमित है। भोजन और आवास इस पृथ्वी पर क्या है? सीमित है। इसलिए अस्तित्व के लिए संघर्ष छिड़ जाता है। और अस्तित्व के लिए संघर्ष 3 प्रकार के होते हैं। अस्तित्व के लिए संघर्ष कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला है अंतरा जातीय संघर्ष। पहला क्या दोस्तों? अंतरा जातीय संघर्ष। पहला संघर्ष क्या है? अंतरा जातीय संघर्ष। पहला क्या है? अंतरा जातीय संघर्ष। एक ही जाति के जीवों के बीच के संघर्ष को क्या कहते हैं? अंतरा जातीय। एक ही जाति के जीवों के संघर्ष को क्या कहते हैं? अंतरा जातीय। सबसे अच्छा उदाहरण, एक मोहल्ला के कुत्ता और दूसरे मोहल्ले के कुत्ते के बीच के संघर्ष को क्या कहिएगा? अंतरा जातीय संघर्ष कहिएगा। क्या कहिएगा? अंतरा जातीय संघर्ष। और दूसरा अंतरजातीय संघर्ष। दूसरा अंतरजातीय संघर्ष, अलग अलग जातियों के बीच होने वाले संघर्ष को क्या कहते हैं? अंतरजातीय। सांप आदमी के घर में घुस गया, आदमी ने सांप को लाठी से मार दिया, कैसा संघर्ष है? अंतरजातीय। 2 अलग अलग। या आदमी ही जंगल में घुस गया, सांप जो है पकड़ करके काट लिया, ये कैसा संघर्ष है? अंतरजातीय संघर्ष है। तो एक ही जाति के बीच भोजन और आवास के लिए जो अस्तित्व का संघर्ष होता है वो क्या कहलाता है? अंतरजातीय संघर्ष कहलाता है। और अलग अलग जातियों के बीच होने वाले संघर्ष को क्या कहते हैं? अंतरजातीय संघर्ष कहते हैं। क्लियर हो गया? और तीसरा होता है पर्यावरणीय संघर्ष। तीसरा कौन होता है? पर्यावरणीय संघर्ष। जैसे अभी बहुत ठंड पड़ रहा है और जिनमें ठंड सहने की क्षमता नहीं है वो मारा जाएगा। वो क्या होगा? मारा जाएगा। और जिसमें ठंड सहने की क्षमता है वो बचा रहेगा। तो जब जीवों में प्रजनन की तेज दर है और उसकी पूरी इस्तेमाल कर रहे हैं जीव, तो इसके लिए अस्तित्व के लिए संघर्ष छिड़ जाता है। और अस्तित्व के संघर्ष कितने प्रकार के होते हैं? एक ही जाति के बीच होने वाले संघर्ष को अंतरजातीय, भिन्न भिन्न जाति के बीच होने वाले संघर्ष। और पर्यावरण जैसे कि बहुत तेज गर्मी, बहुत तेज ठंड, बारिश ही बारिश, इन सबसे जो संघर्ष करना पड़ता है उसे क्या कहते हैं? तो अस्तित्व के लिए संघर्ष क्यों छिड़ता है? क्योंकि आवास और भोजन, अस्तित्व का संघर्ष कितने प्रकार के? कोई दिक्कत नहीं। अब जब अस्तित्व के लिए संघर्ष छिड़ता है तो उस संघर्ष में तो कुछ मारा जाएगा और कुछ बचा रहेगा। लेकिन सवाल है कि बचा कौन रहेगा? तो जो योग्य है वो क्या होगा? बचा रहेगा। तो अगली बात कर रहे हैं डार्विन, चौथी बात कर रहे हैं योग्यतम की जीविता, यानी अस्तित्व के संघर्ष में जो योग्य है वे बचे रहेंगे, जो अयोग्य है वो मारे जाएंगे। लेकिन सवाल है कि योग्य कौन है और अयोग्य कौन है? तो जिनमें उपयोगी विभिन्नताएं हैं वो योग्य है और जिसमें अनुपयोगी विभिन्नताएं हैं वो अयोग्य है। तो योग्य वो है जिनके विभिन्नताएं उपयोग में आने वाले हैं, अयोग्य वे हैं जिनमें विभिन्नताएं उपयोगी नहीं है। तो अस्तित्व के संघर्ष में योग्य जो है वह जीवित रहेगा और अयोग्य क्या होगा? मारा जाएगा। ये योग्य का जीवित रहना, अयोग्य का मारा जाना ही प्रकृति का चयन कहलाता है। क्या कहलाता है? यानी प्रकृति जो है अयोग्य जीव या अनुपयोगी विभिन्नताएं वाले जीव को हटा देती है और उपयोगी विभिन्नताएं अर्थात योग्य जीवों को चुन लेती है। योग्य का बचे रहना अस्तित्व के संघर्ष में और अयोग्यों का मारा जाना ही क्या कहलाता है? प्राकृतिक चयन कहलाता है। क्या कहलाता है? प्राकृतिक चयन कहलाता है। क्या कहलाता है? प्राकृतिक चयन। तो योग्यतम की जीविता और योग वो है जिनमें उपयोगी विभिन्नताएं हैं। अब योग्य बचा रह गया है क्योंकि उसमें उपयोगी विभिन्नताएं हैं। अब योग की जो उपयोगी विभिन्नताएं हैं, उपयोगी विभिन्नताएं की क्या हो जाती है? वंशागति हो जाती है। उपयोगी विभिन्नताएं की क्या हो जाती है? वंशागति हो जाती है। अर्थात ये उपयोगी विभिन्नताएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी, तीसरी से चौथी और इस तरह करोड़ों पीढ़ियों के बाद क्या हो जाता है? नई जाति की उत्पत्ति हो जाती है। तो डार्विन के क्रम विकास के सिद्धांत जो नेचुरल सिलेक्शन के नाम से विख्यात है, उनमें मुख्य रूप से कितनी बातें कही है डार्विन ने? 5 बातें ने। विभिन्नता की सर्वव्यापकता, प्रजनन की तेज दर, अस्तित्व के लिए संघर्ष, योग्यतम की जीविता, उपयोगी विभिन्नताओं की वंशागति और उपयोगी विभिन्नताओं की वंशागति करोड़ों वर्ष तक होते रहने के बाद इस तरह से नई जाति की क्या हो जाती है? उत्पत्ति हो जाती है। क्लियर हो गया? यह सबसे मान्य सिद्धांत है क्रम विकास का। लेकिन डार्विन के क्रम विकास के सिद्धांत सबसे तो मान्य है, लेकिन इस पर भी कई प्रश्न चिन्ह खड़े हैं। डार्विन ने अपने क्रम विकास के सिद्धांत में जब तो सबसे पहली बात बताई है, डार्विन ने अपने क्रम विकास के सिद्धांत में जो पहली बात बताई है विभिन्नता की सर्वव्यापकता। विभिन्नता की यानी डार्विन का कहना कि जो भी लैंगिक जनन करने वाले जीव हैं उनमें विभिन्नताएं हैं। और जब डार्विन से पूछा कि डार्विन साहब बताइए तो ये विभिन्नता कहां से आ गया? डार्विन कहा रहे हैं बाहर से, फॉलो करके यहीं पर। यानी कि डार्विन साहब का सबसे बड़ा जो है विभिन्नता पर, क्योंकि योग भी डार्विन उन्हीं को माना जिसमें उपयोगी विभिन्नताएं हैं। लेकिन डार्विन यही बताने में असफल है कि विभिन्नता आ कौन रहा है। वो तो बाद के समय में जीन का खोज हुआ, आनुवंशिकी की स्थापना हुई, तब जाकर पता चला विभिन्नता का स्रोत तो जीन है। लेकिन डार्विन जब नियम का प्रतिपादन किए थे तब जीन नामक कोई चीज नहीं थी, बायोलॉजी में जेनेटिक्स नाम का कोई चैप्टर नहीं था। तब डार्विन से पूछा गया कि विभिन्नता बतलाइए, तो सीधे निकल गए। ठीक है, तो एक गलती यहां पकड़ा जो बाद में जेनेटिक्स आने पर सुधार हो गया। दूसरी बात डार्विन का कहना कि डार्विन साहब जब इसी तरह से ही जीवों का विकास हो गया है तो ये अवशेषी अंग क्या बता रहा है? बताइए, अवशेषी अंग उपस्थित है ना डार्विन के इस क्रम विकास के सिद्धांत में कहीं अवशेषी अंग का जिक्र है? तो डार्विन से पूछा गया कि सब कुछ जब इसी तरह से हो रहा है तो डार्विन साहब बताइए अवशेषी अंग क्या कर रहा है? का कुछ नहीं कर रहा, तुम लोग पागल इसी तरह से विकास में। ठीक है, यानी इस तरह की बात नहीं आपको बता रहे हैं कि डार्विन ने अपने क्रम विकास के सिद्धांत में ना अवशेषी अंग के बारे में एक लाइन बताया है, न ही योजक करी के बताया है। और अवशेषी अंग योजक करी चीख चीख कर बता रहा है कि क्रम विकास कैसे हुआ है, और डार्विन ने उन दोनों को ही गायब कर दिया कि इसका कोई योगदान ही नहीं है। तो एक सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह जो है डार्विन पर अवशेषी अंग योजक करी का जिक्र ना करना ये है।
और तीसरा, डार्विन से जब पूछा गया कि क्रम विकास इसी तरह से हुआ है, कहा बिल्कुल। तो बताइए कि जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई है? तो वहां पे डार्विन फलों का जा रहे हैं बाहर। यानी कि डार्विन का जो सिद्धांत है केवल क्रम विकास तक सीमित है, इससे आप जीवन की उत्पत्ति का कोई अंदाजा नहीं लगा सकते हैं, जीवन की उत्पत्ति का कोई अंदाजा नहीं लगा सकते। तो डार्विन के क्रम विकास का सिद्धांत सबसे मान्य सिद्धांत तो है। डार्विन का क्रम विकास का सिद्धांत, विकास मरकर आवाज नहीं आ रहा है। तो डार्विन के क्रम विकास का सिद्धांत सबसे मान्य सिद्धांत है, लेकिन इस पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ है। और क्या डार्विन और क्या लेमार्क? मुलाकात कराते हैं आपको नया वैज्ञानिक से। थ्योरी ऑफ म्यूटेशन, म्यूटेशन, उत्परिवर्तन, और दिया था किसने? हुगो डी विरीज। अब तक हम लेमार्क और डार्विन के क्रम विकास के सिद्धांत को समझे, और लेमार्क और डार्विन के दोनों के क्रम विकास का सिद्धांत से अंतिम निष्कर्ष यही निकलता है कि क्रम विकास होने में करोड़ों वर्ष लगे हैं, यानी कि एक जाति से दूसरे जाति का विकास होने में करोड़ों वर्ष का समय लगा है। लेकिन यह हुगो डी विरीज कहा कि नहीं, करोड़ों वर्ष एकदम नहीं लगा है। हुगो डी विरीज ने उत्परिवर्तन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, और हुगो डी विरीज ने उत्परिवर्तन का सिद्धांत का प्रतिपादन एक पौधा जिसका नाम था इवनिंग प्राइम रोज। इवनिंग प्राइम रोज गुलाब के तरह फूल का एक पौधा है जो शाम में खिलता है, इसलिए उसका नाम है इवनिंग प्राइम रोज। वैज्ञानिक नाम है इथोनेरा लेमार्कियाना। तो इवनिंग प्राइम रोज जिसका वैज्ञानिक नाम इथोनेरा लेमार्कियाना है, उसी पौधे पर हुगो डी विरीज ने कई वर्षों तक अपने एक्सपेरिमेंट किए, उसके आधार पर क्रम विकास का एक नया सिद्धांत प्राप्त किया, थ्योरी ऑफ म्यूटेशन, यानी उत्परिवर्तन का सिद्धांत। उत्परिवर्तन का सिद्धांत सीधा यही बतलाता है कि एक जाति से नई जाति का विकास होने में करोड़ों वर्ष का समय नहीं लगता है, बल्कि यह तुरंत होता है, एक सेकंड में होता है। यानी इसका कहना है कि कोई विभिन्नता का संचय नहीं होता है, एक जीव है, वो एक जीव अचानक ही कोई नई जीव को पैदा कर देता है। यानी कि सीधा हुगो डी विरीज का कहना है कि एक बार कबूतर ने अंडा दिया, उससे मुर्गी निकल गई, कोई इसमें लेट वेट नहीं है। अचानक भारी परिवर्तन को ही क्या कहते हैं? उत्परिवर्तन कहते हैं। और उन्होंने इवनिंग प्राइम रोज पर इसको साबित करने की हवा में बात कर दिया हुगो डी विरीज ने। उन्होंने कहा कि एक जाति से नई जाति का विकास होने में लंबा वक्त नहीं लगता है, बल्कि यह अचानक होता है। कैसे होता है? एक जीव जनन करते हैं और उससे उत्पन्न संतान में एक बहुत बड़ा परिवर्तन होता है, और परिवर्तन किसी एक भाग में नहीं बल्कि समूचे स्पष्ट भागों में होता है, और इतना बड़ा परिवर्तन वो होता है कि वे नई जाति के रूप में विकसित हो जाते हैं, और अचानक परिवर्तन को ही क्या कहा जाता है? उत्परिवर्तन। और इसे इवनिंग प्राइम रोज के पौधे पर उन्होंने प्रयोग करके सफल भी साबित कर दिया, लेकिन बाद में देखा गया कि इवनिंग प्राइम रोज में उस तरह की घटना होती है, लेकिन और कोई पौधे में नहीं होती। तो उत्परिवर्तन जो है वो ज्यादा मान्य सिद्धांत नहीं रह गया। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? क्वेश्चन का आंसर दे देंगे?